Am I audible? Okay, fine. So any doubt in the previous lecture? So आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड रिकैप करने के बाद फिर हम आगे की क्लासेस हम अपनी पढ़ेंगे, राइट? सो प्रीवियसली हमने ये समझा था कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, ये अपन ने समझने की कोशिश करी थी, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी थी। हमने ये देखा था ये टर्म है दैट इज बियॉन्ड कि दो नेशंस के बीच में रिलेशन है, नहीं, दो नेशंस के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। हमने देखा था कि एक नेशन है, उसके दो नेशंस के बीच में रिलेशनशिप तो है ही, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से रिलेशनशिप है, इसके अलावा हमने देखा नॉन स्टेट एक्टर से किस तरह से रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज व्हाट, इस ओवरऑल चीज को जब हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। हमने कल के लेक्चर के अंदर ये भी पढ़ा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमको नेशंस को पर्सन्स की तरह समझना पड़ेगा, क्या ना, दो पर्सन है, जैसे चाइना एक पर्सन है और इंडिया एक पर्सन है, राइट? तो इनके बीच में इसका कुछ नेचर है, चाइना का कुछ नेचर है, इंडिया का कुछ नेचर है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जब होगा तो ये किस तरह से इंटरेक्शन होगा, तो ये नेचर कैसे बना, इसको समझने के लिए हमको डिटर्मिनेंट्स को समझना होगा। और डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए हमने देखा था कि व्हेन इंडिया एंड चाइना इज हैविंग द रिलेशनशिप, तब ये एक रिलेशनशिप किसके बीच में, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है। हमने देखा था पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने ये भी देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जब भी दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप होता है तो हिस्ट्री प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमको जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो हमको हिस्ट्री भी समझ में आना चाहिए, कि हिस्ट्री भी हमको समझ में आनी चाहिए कि क्या हिस्ट्री है दोनों की, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। Am I not audible? Audible, sir. Neha, am I audible? Neha and Nidhi. Yes, sir. Now you are audible. Okay, fine. So बीच में वॉइस का लैग हुआ था क्या? No, sir. Okay, fine. No, sir. Good. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर समझ में आ रहा है, राइट? हमने ये भी समझा था कि जब दो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें उस कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन समझनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हियर कम्स द डिटर्मिनेंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम ये भी समझा था कि जब हम दोनों रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो इनके बीच में कैसी सोसाइटी है, कि भाई यहाँ पर सोसाइटी कैसी है, लोग बाग कैसे हैं, वो भी हमको देखने पड़ेंगे, तभी जाकर हम एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और हमने ये देखा था कि इसीलिए ये इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, बिकॉज इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू, इंटरकनेक्शंस के थ्रू मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में पढ़ा सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपका सिलेबस जो है उसको कवर करवा सकता हूँ। और इसी के लिए हमने ये कहा था कि 250 प्लस मार्क्स का कुछ सब्जेक्ट है जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, और इसके ऐसे राइटिंग के अंदर तो काम आएगा ही आपका, जीएस पेपर 1 2 3 4 चारों के अंदर काम आएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसको इस तरह से कि इंटरकनेक्टिविटी आपकी इसके अंदर बनी रही। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर की, कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपके जो वीकली टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होंगे, उन सबको आपको इसके अंदर ज्वाइन करना होगा, सब बच्चों को आंसर राइटिंग करनी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ज्यादा मतलब इफर्ट्स दिखाएंगे, तो जितना इफर्ट स्टूडेंट दिखाएगा उतना इफर्ट मैं भी उसके प्रति दिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सर कैजुअल एटीट्यूड है, सर कभी क्लास अटेंड कर ली, कभी नहीं कर ली, राइट? इस तरह के जो, तो उनके प्रति मेरा भी एटीट्यूड वैसा ही हो जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे आज, जो हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट, कि हम आगे की चीज पढ़ेंगे कि आगे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है और ये सब चीजें। पर बिफोर दैट, वैशाली प्लीज, वैशाली, यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? Vaishali, you want to ask something? चलिए, तो इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्कूल ऑफ थॉट्स इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है। हमने आइडियलिज्म समझा था, हमने रियलिज्म समझा था। रियलिज्म के को देवयानी, आर यू देयर देवयानी? Yes, sir, I am. देवयानी, मुझे बताओ रियलिज्म के क्या पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स बताओ, या फिर 2 पॉइंट बताओ कोई भी रियलिज्म के। Yes, sir. Sir, they were believing in the survival of the fittest theory, Very good, first of very all, good. Yes. and they would always see the darker side of the world. And third, they believe that global governance is in anarchy. Yes, yes. And they were the children of darkness, and they always thought of national interest firstly, and they were Very good. suffering from security dilemma also. Yes. Of yeah, and they were of skeptical mindset. That means Skeptical minds, and they believe that
वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को हमको ओवरकम करना चाहिए, हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम की तरफ नहीं जाना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रियलिज्म। और इसी तरह से हमने देखा था कि आइडियलिज्म क्या है, ये अपन ने इसके अंदर समझा था, जस्ट अपोजिट टू द रियलिज्म आइडियलिज्म वाज देयर, ये अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया था, राइट। हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द टूल ऑफ रियलिस्ट, हमने समझा था बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, हमने समझा था न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है, प्रीएम्प्टिव वॉर्स क्या होता है, जिससे कि रियलिस्ट अपनी पॉलिसी मेकिंग करता है, ये भी हमने इसके अंदर समझा था। तो रियलिस्ट एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर क्या करेंगे कि जिसके अंदर जो कि क्या होगा कि हमेशा इस तरह से सोचेगा कि ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड हमारे लिए एक तरह से हमारे अगेंस्ट में है, ठीक है, और हमें इसके अंदर किसी तरह से सरवाइव करना है, ये रियलिस्ट इसके अंदर सोचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और रियलिस्ट ये भी देखेगा कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर जीना है तो पावर इज ओनली वे टू सरवाइव, पावर हमको डेवलप करनी पड़ेगी, हमको न्यूक्लियर डिटरेंस करना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिव वार्स हमको करने पड़ेंगे, इन बैलेंस ऑफ पावर शुड बी देयर, राइट, ठीक है। somebody is asking, दीप्ति is asking, sir is preemptive wars always good? no, किसी ने नहीं कहा कि preemptive wars good होते हैं, ठीक है। प्रीएम्प्टिव वार्स गुड होते हैं बैड होते हैं ये किसी ने नहीं कहा, राइट। पर प्रीएम्प्टिव वार्स क्यों किए जाते हैं ये समझो। प्रीएम्प्टिव वार्स क्या होते हैं, है ना, शत्रुपा, राइट। प्रीएम्प्टिव वार्स का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि सामने वाला आप पे अटैक करना चाहता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं कि यूएसए को ये पता था कि हमने सद्दाम हुसैन का ईगो को हट कर दिया। हम पढ़ेंगे इसको, इराक जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एग्जांपल की तरह समझो कि इराक के अंदर जो सद्दाम हुसैन है उसके ईगो को हट कर दिया था बिकॉज यूएसए ने कुवैत की हेल्प कर दी थी इन द वार बिटवीन द इराक एंड कुवैत। इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हुआ था बच्चों, एक बार ध्यान रखो, कुवैत के बीच में युद्ध हुआ था और यूएसए ने कुवैत को हेल्प कर दिया था। तो इराक के अंदर जो सद्दाम हुसैन थे ना, उनका एटीट्यूड जो था, उनका ईगो जो था वो हर्ट हो गया था। अब सद्दाम हुसैन एक जिद्दी आदमी, अब यूएसए को पता लग गया भाई सद्दाम हुसैन आज नहीं तो कल हमें मार गिराएगा। तो इन्होंने सोचा कि हमको मार गिराए इससे पहले हम ही क्या करें, हम ही इसके ऊपर इराक के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इन्होंने इराक के ऊपर अटैक कर दिया, राइट। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव वार्स। ये प्रीएम्प्टिव वार्स कि हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा है तो उससे पहले ही हम उसके ऊपर अटैक कर दें कि वो पूरा पूरा प्रिपेयर होंगे, इससे बढ़िया है कि हम ही उसके ऊपर अटैक कर दें। रशिया और यूक्रेन के केस के अंदर भी हम उसको प्रीएम्प्टिव वार इस तरह से बोल सकते हैं कि यूक्रेन जो था वो ज्वाइन करना चाहता था नाटो फोर्सेस, और रशिया को ऐसा लग रहा था कि अगर यूक्रेन नाटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। रशिया को ऐसा लग रहा है, और रशिया ने कहा कि हम यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देंगे, इसके लिए हमको अगर अटैक भी करना पड़े तो हम अटैक कर देंगे। यूक्रेन ने कोई पहले से तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करा था, बट यूक्रेन वाज ज्वाइनिंग द नाटो, और रशिया को लगा कि ये इसकी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एज वेल एज सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव वार्स। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर शत्रुपा? है ना, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रीएम्प्टिव वार्स आर ऑलवेज गुड। गुड होता है वार, तो कभी गुड होता ही नहीं है। वार गुड और बैड के अंदर तो हम हमेशा समझेंगे वार को तो हमेशा अपन को अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसा अपन को लिखना है, ठीक है। हाँ, हमको टेररिज्म के खिलाफ फाइट करनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। हमें कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे तो सेल्फ डिफेंस में हमको लड़ना चाहिए, ऐसा हमको कहना है। हमें कभी भी एग्रेसर बनकर किसी भी कंट्री के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा हमारा आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल जो है वो बोलता है कि इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन हमको बढ़ाना है। हमें हमारा जो भी डिस्प्यूट्स हैं दूसरी कंट्री के साथ, उसको बहुत ही आर्बिट्रेशन के थ्रू हमको सॉल्व करना है, ना कि हमको लड़कर। तो वॉर तो कभी सही होता ही नहीं, ठीक है। हमको वॉर को तो कभी सपोर्ट नहीं करना है। हमें ये देखना है कि भाई वॉर फॉर ए गुड कॉज, कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम उसके अंदर सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड। जैसे हम कहें कि वॉर फॉर ए गुड कॉज, कि 1971 के अंदर हमको लड़ना पड़ गया बिकॉज बांग्लादेश के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा था। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसके ऊपर इतना सारा अत्याचार कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान, कि बहुत सारे रिफ्यूजीज पैदा हो रहे थे, और इसके कारण हमको उन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, हमने गुड कॉज के लिए हमने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उधर भी एग्रेसिव अटैक करा था पहले, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम वार करें, इस तरह से हम कहेंगे। हम कहेंगे कि कारगिल वार हमने नहीं करा, कारगिल वार के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुए थे पाकिस्तान के द्वारा, इसके बाद हमने रिटेलिएशन करा था एज ए सेल्फ डिफेंस। तो वार को वी आर द लैंड ऑफ गांधी, ठीक है, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, महावीर, तो हमको वार को तो कभी सपोर्ट ही नहीं करना है ना। प्रीएम्प्टिव वार्स को तो छोड़ो, हमको वार्स को ही कभी सपोर्ट नहीं करना है, हमको इस तरह से चीजें देखनी है। इज दिस क्लियर दीप्ति रंजन? सर Okay. So North Korea threatens the world now, and then that they will throw nuclear bomb. So is it nuclear deterrence? नहीं, नॉर्थ कोरिया को हम अलग से पढ़ेंगे, उसका क्या समस्या है,
ये एक लाइन में मैं नहीं बता सकता। अभी हम धीरे धीरे सारी कंट्रीज को पढ़ेंगे। नॉर्थ कोरिया का स्पेशल क्लास में रखूंगा, उसके अंदर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे उज्ज्वला कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वर्ल्ड आपको एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, एनी मोर डाउट्स, एनीवन है? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ये हम समझें। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? देखो बच्चों, कोई भी कंट्री है, हमने कहा कि कंट्री को हम एक पर्सन की तरह समझें तो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, तो एक जैसे कोई भी पर्सन होता है उसका कुछ बेसिक नेचर होता है बच्चों, कुछ बेसिक नेचर होता है। वैसे ही हमारा भी कुछ बेसिक नेचर है कि इंडिया का भी कुछ बेसिक नेचर है कि जब भी हम किसी कंट्री से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो ये हमारे कुछ उसूल है जिसको हम फॉलो करेंगे, ये हमारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको हमको फॉलो करना होगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट गाइडिंग प्रिंसिपल इज नोन एज फॉरेन पॉलिसी। हर कंट्री की एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ये तो हमको मेंटेन करने ही पड़ेंगे जब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कि ये तो हमारे उसूल हैं जो कि हमको मेंटेन करने पड़ेंगे व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। जैसे हम किसी ऐसी कंट्री से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे जो कि रेसिज्म फैला रहा है, समझ में आ रहा है? ये हमारे उसूल है। हम हमेशा चाहेंगे कि हम जब भी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग करें तो हम किसी को दबाएं नहीं, ठीक है, या किसी को एक्सप्लॉइट ना करें। हम जब भी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अपनी जब भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रहेगी कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी हमारी सिक्योर रहे। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक नेशन मेंटेन करता है व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है कि सर हम आपसे रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश कर लेंगे, बट हमारे कुछ उसूल होंगे, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे कुछ एक उसूल होते हैं कि इस मैनर के अंदर ही हमको बात करनी, वो हम चेंज नहीं करते। फॉरेन पॉलिसी इज बेसिक नेचर ऑफ ए कंट्री, बेसिक नेचर ऑफ ए नेशन, बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के भी होंगे कुछ फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान सोचता होगा जब भी हम किसी कंट्री से बात करें तो हम क्या करें, हम शरीयत कानून को लागू करवाने के बारे में सोचें, ऐसा फॉरेन पॉलिसी होता होगा। रशिया ऐसा सोचता होगा जब भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें तो सामने वाली कंट्री के अंदर सोशलिज्म फैलाने की कोशिश करें, ऐसा सोचता होगा रशिया। ऐसे हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसीज है, हमारी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जिससे कि हमारा नेशन जो होता है, दो नेशंस जो होते हैं, जिससे भी नेशन से हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे उससे क्या होगा, उससे गवर्न होगा। राइट, उस गाइडिंग प्रिंसिपल से वो रिलेशनशिप गवर्न होगा। क्लियर है? तो अब डेफिनेशन बनाए, तो डेफिनेशन क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी आर गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल है सर, गाइडिंग प्रिंसिपल by one nation to maintain the relationship with another nation. That is known as what? That is known as foreign policy. इसको अपन foreign policy बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? ठीक है, अभी सब बताएंगे, है ना, हार्ड पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, निधि, सब कुछ इसके अंदर अभी डिटेल के अंदर। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हमने सिर्फ डेफिनेशन समझी कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बाय वन नेशन टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद अनदर नेशन। भाई मेरे कुछ उसूल है, मैं जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता हूं ना सर, तो मेरे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको मैं फॉलो करता हूं। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं भारत जब आजाद हुआ होगा 1947 के अंदर, जब हमने अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसी बनाई होगी, है ना, और वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी इंटैक्ट रही है। उसके अंदर कुछ एडिशन होते गए, आने वाले समय में हम पढ़ते जाएंगे, कुछ एडिशन होते गए, पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमेशा अपन ने क्या करें, हमेशा अपन ने फॉलो करें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमने, जब आजादी हमको मिली थी तब हमने उसको फॉलो करा था। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई थी, हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो आपके सामने एक दिमाग में एक नाम याद आना चाहिए, हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही हमारी पॉलिसी को डिजाइन कराया, फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन कराया। उसके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को जवाहरलाल नेहरू ने ही डिसाइड कराया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उनकी गवर्नमेंट ने बैठकर ये डिसाइड कराया कि क्या फॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए।
और इसीलिए हम जवाहरलाल नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बोलते हैं कि इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि उस वक्त क्या फॉरेन पॉलिसीज बनाई, और आने वाले समय में हम ये देखेंगे हमारी उस फॉरेन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती गई। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि भारत को आजादी मिल चुकी, 1947 के टाइम पे जाओ और वहां पर हमको ये समझना है कि अपनी इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी उस वक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली फॉरेन पॉलिसी क्या है ये हम समझेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग मैनर में समझना, बिल्कुल लोड मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, बहुत ही कूल माइंड से, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो आइदर इन द चैट सेक्शन और डायरेक्टली यू कैन आस्क मी। ठीक है, और रिवाइज करो हमेशा, और इसको एक स्टोरी की तरह लो। मैं आपको अगर मैं बता रहा हूं, मैं आपको अगर इसको 5 घंटे भी लगातार पढ़ा दूंगा ना तो भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। अभी तो हमने कंट्री स्टार्ट नहीं करी, आज हम चाइना को स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखना कितना इंटरेस्टिंग चीजें होती है। ठीक है, तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, हमने कहा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ये हमारा क्या है, बेसिक फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने है ना बहुत गुलामी देख ली, अंग्रेज आए हमारे ऊपर 200 साल तक अत्याचार करे। ठीक है, हमको आजादी जो मिली है बहुत मेहनत से मिली है। तो हम जब भी फॉरेन पॉलिसीज एस्टेब्लिश, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे किसी भी कंट्री के साथ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आना चाहिए कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी से कोई समझौता ना हो। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, जो हमारी टेरिटरी है, भारत जो है देश है, ठीक है, जो भारत का पूरा मैप है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देखिए पहली चीज जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए, दूसरा सोवरेनिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए। क्या होती है सोवरेनिटी, आई विल लेट यू नो। तो पहली चीज क्या है हमारे दिमाग में, जब भी हम मान लीजिए पाकिस्तान से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही होगा ना भाई कि हमारा कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हो जाए। ठीक है, ये होगा हमारे दिमाग के अंदर, या फिर हम कश्मीर, हम कल को पाकिस्तान को बोले लो कश्मीर पकड़ लो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी से हम समझौता नहीं कर सकते। हम चाइना से जब भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, चाइना बोलेगा कि चलो तुमको इतना पैसा दे देता हूँ, मेरे को अक्साई चीन मेरा बना दो, तुम ऑफिशियली मेरा डिक्लेयर कर दो, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो हमारा सबसे पहला उसूल ये होगा कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी सोवरेनिटी जो है ना उसको हैम्पर ना हो, वो हैम्पर ना हो। भाई ये आजादी मिली है ना, बहुत दिनों बाद मिली है आजादी, समझ में आ रहा है? ये आजादी मिली है, बहुत दिनों बाद मिली है, और इस आजादी को हम खोना नहीं चाहते। ठीक है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी की हम रक्षा करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे किसी भी कंट्री से, तो हम पहली कंडीशन ये रखेंगे, देखो साहब आपके साथ हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी टेरिटरी आपको दे देंगे या फिर हमारा सोवरेनिटी आपको दे देंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज दिस वन कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनी रहे, पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी रहे हमारे पास, हम जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेशंस ना करें, ये हमारी पहली पॉलिसी मेकिंग रहेगी। सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अच्छा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब समझ में आ गया, सोवरेनिटी का मतलब समझो। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी भी कंट्री से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो यू आर वेरी फ्री टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद दैट कंट्री। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बीच में अमेरिका आ रहा है कि भाई इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे तो इस तरह से करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंट्री आ रहा है, रशिया आ रहा है, रशिया कह रहा है कि भाई इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोवरेनिटी मतलब हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारा अधिकार होना चाहिए। वी आर फ्री टू टेक अवर डिसीजंस, इंटरनल डिसीजन एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। इसके ऊपर कोई दूसरा या तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर कि भाई देखो तुम ये चीज नहीं कर सकते, इससे ये रिलेशन एस्टेब्लिश मत करो, इससे वो, हमको कोई डिक्टेट करने वाला नहीं होना चाहिए। कि कल को अमेरिका ऐसे बोले कि भाई हम तुमको है ना फ्री में वीट और राइस दे देंगे, वीट एंड राइस, बट जब भी तुम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हमसे पूछ के करना। हम तुमको फ्री के अंदर सैटेलाइट तुम्हारे लॉन्च कर देंगे, हम तुमको फ्री के अंदर टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम तुम्हारे अंदर विंड एनर्जी लगा देंगे, पर तुम जब भी पाकिस्तान से बात करो ना तो हमसे पूछ के करना।
तो हम कहेंगे कि नहीं भैया, आपके पास रखो आपकी एनर्जी, विंड एनर्जी आपके पास रखो, आपका व्हीट एंड राइस सब कुछ आपके पास, टेक्नोलॉजी रखो। हमारा जो फॉरमेस्ट एक असूल है हमारा साहब, कि हम हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हैम्पर्ड नहीं होने देंगे। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ, पर इस कंडीशन पे नहीं कर, क्योंकि ये आजादी हमने कमाई है। ठीक है, बहुत सारे बलिदान के बाद में ये आजादी हमने कमाई है। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टू मेंटेन इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसमें हम बोलते हैं कि देखिए हमारी जो इंडिया जो है, दिस हैड बीन बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया एज इट हैज विटनेस डिसरिगार्ड। हमने बहुत समय तक हमने डिसरिगार्ड सहन करा है। हमने कहा है कि बहुत सारे विदेशी लोग आके हमको लूट कर गए, हमारे को हमारी कंट्री के रिसोर्सेस को प्लंडर ऑफ करा है। ठीक है, बट अब हम ये नहीं होने देंगे। तो पहला जब आजादी हमको मिली 1947 के अंदर, तो हमने यही बोला कि 1947 के अंदर पहली हमारी कंडीशन रहेगी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आज भी हम इस बात पे कायम है, ये भी आज भी हमारा बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज दिस वन। ठीक है सर, सोवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सेम? नो, इट इज डिफरेंट। आई विल लेट यू नो क्या डिफरेंस है, आगे चलकर आपको समझ में आएगा। राइट, ये जो टर्म्स है ना, ये जो सारी कल हमने जैसे बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, ठीक है, रियलिज्म क्या होता है, ये सब टर्म्स है ना, आगे चलकर तुमको अच्छे अच्छे से समझ में आते रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समय आपको लेना पड़ेगा। सर, डू द इंडियन एम्बेसीज आल्सो द पार्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? यस निधि, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, ये जो जैसे एम्बेसीज वाला कॉन्सेप्ट अब आउट ऑफ थोड़ा सा जा रहा है, पर ठीक है मैं बता देता हूँ। जैसे इंडिया है, इंडिया का मान लीजिए अगर अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कि है, तो अमेरिका की कैपिटल के अंदर इंडिया की एम्बेसी होगी, एक इंडिया की एम्बेसी, और ये एक तरह से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाएगी। अगर इस पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा कि इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अगर इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के ही चलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि अब से हम डिप्लोमेटिक रिलेशन तुमसे नहीं रखते, तो हम अपनी एम्बेसी यहाँ पे बंद कर देंगे, तो ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमारा खतरा है, नहीं, अमेरिका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता, तो हम यहाँ पे अपनी ये एम्बेसीज को हटा देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, बट अगर मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि भैया तुम्हारा थोड़ा सा तमिलनाडु का हिस्सा हमको दे दो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अटैक ऑन आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। समझ में आ रहा है? अगर अमेरिका ऐसे बोलता है कि भाई जब भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन, व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान और चाइना, तो मेरी हामी के बिना मत करना। जब तुम रशिया से ऑयल ले रहे हो, तो रशिया से ऑयल तभी लेना जब मैं बोलूं। तो ये हमारा सोवरेनिटी के ऊपर खतरा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा कभी भी हम किसी से भी रिलेशनशिप रखेंगे तो पहली बात बोल देंगे, भाई देखो सुनो, कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, इसके आगे बात बोलो। पहला हमारा उसूल ये। अच्छा, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज दिस वन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, जो आज भी हमारे टाइम पर है। आजादी के बाद 1947 के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था ये समझो। पहला समझ में आ गया, क्लियर है? फॉरेन पॉलिसी को दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने ऐसे कहा था कि देखो कि आजादी के बाद अगर हम देखें, ठीक है, 1947 के अंदर आजादी जब हमें मिली, तो ब्रिटिशर्स ने हमको लीगेसी के अंदर क्या छोड़ा? क्या था हमारे देश में? सर हमारे देश में थी गरीबी, पॉवर्टी। सर हमारे देश में थी इलिटरेसी, इलिटरेसी। सर हमारे देश में था रूइंड एग्रीकल्चर, बर्बाद एग्रीकल्चर, बर्बाद इंडस्ट्री। ये सब कुछ लूट कर गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सब कुछ लूट कर हमारे चले गए थे। इंडस्ट्री, गरीब देश, इलिटरेसी, रूइंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब चीजें हमारे पास थी। तो आप सोचिए कि उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा होगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के बाद, कि हमारा किसी तरह से रैपिड डेवलपमेंट हो, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जल्दी से हम इन सब चीजों से बाहर निकले। ठीक है, जल्दी से हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो दिस वाज आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था, सेकंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये था कि हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए गरीबी, है ना, इलिटरेसी, रूइंड एग्रीकल्चर, रूइंड इंडस्ट्रीज, तो उन सब से हमको बाहर निकलना है। तो हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। हमें सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्जेक्टिव वाज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
So the need was to do rapid industrialization and economic development to attain self sufficiency, कि हम self sufficiency को attain कर पाए, ठीक है, rapid economic development और industrialization हमको करना होगा, ऐसा हमने इसके ऊपर सोचा। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, यस सर एक चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए हम है ना रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी जो है ना सर, वो खतरे में पड़ती। कैसे भाई सोवरेनिटी कैसे खतरे में पड़ती? सर मान लीजिए हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करानी, ठीक है, हमारे पास ना डैम है, ना हमको हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलप है, ठीक है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है। तो सर हमको देश तो चलाना है, तो ये सब हमको किससे इंपोर्ट करना पड़ता? बाहर के लोगों से करना पड़ता। मान लो अमेरिका से हम खरीद रहे कि भाई हमारे यहाँ तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करा नहीं, हमारे यहाँ तो गरीबी वरीबी है, बाद में देखेंगे इनको गरीबों कैसे, अभी तो तुम हमको दे दो। अमेरिका खुशी खुशी दे देता, आपको पता है, अमेरिका कहता है लो भाई वीट खाओ तुम हमारा, लो भाई राइस खाओ तुम हमारा, है ना, हम खा रहे हैं आराम से। पर एकदम से अमेरिका ने वीट और राइस देना बंद कर दिया। हमने फोन घुमाया कि अमेरिका क्यों वीट और राइस नहीं दे रहे, तो उसने बोला कि फोन भी नहीं उठा रहा। फिर 3-4 घंटियों के बाद फिर उसने फोन उठाया, फिर अमेरिका ने बोला कि भाई देखो तुम पाकिस्तान के साथ ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे ना, तभी तुम्हें वीट और राइस मिला जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब सर हमारा एग्रीकल्चर अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो दूसरी कंट्री हमारी सोवरेनिटी को भी हैम्पर कर पा रही है। ये हमको डिक्टेट कर रही है कि तुम्हारा वीट और राइस में बंद कर दूंगा अगर तुम क्या करोगे, पाकिस्तान से ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करोगे। तो सर ये सेकंड जो चीज है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम नहीं करेंगे तो इट विल हैम्पर्स आवर सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी। तो पहला ऑब्जेक्टिव और सेकंड ऑब्जेक्टिव दोनों इंटरलिंक है, ये समझ में आया बात? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस वन? तो हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, ये हमने सोचा, ठीक है। तो सत्रोपा इज दिस क्लियर? यस, ओके। सुनील क्लियर है? छत्रपति सुनील विशु क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। तो हमने ये इस तरह से बोला। अच्छा उस समय क्या था, हमारे को आजादी मिली थी बच्चों, है ना, हमें आजादी तब की तब मिली थी, राइट। और उस वक्त हमको ये समझ में आना था कि भाई देखो जवाहरलाल नेहरू के पास 2 ऑप्शन थे उस वक्त, कि यार हम अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट करें या फिर हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे कि मिलिट्री भी डेवलप करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लें, ऐसे इतने अमीर तो थे नहीं हम बहुत गरीब देश थे उस वक्त जब हमको आजादी मिली थी। तो क्रिटिकल क्वेश्चन बिफोर जवाहरलाल नेहरू वाज दैट वन कि वेदर आई शुड गो फॉर द मिलिट्री डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए भारत का। तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या चूज करा, उन्होंने कहा कि नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, हमें डैम बनाने चाहिए बड़े बड़े, हमें स्टील इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए बड़ी बड़ी, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस बनाने चाहिए, आईआईटीज आईआईएम्स बनाने चाहिए, ये सब चीजें हमें बनानी चाहिए। हम अगर मिलिट्री के ऊपर फोकस करेंगे, मिलिट्री डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, कंट्री के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू वाज ए वेरी लर्नेड मैन, ठीक है, उनका कितना भी क्रिटिसिज्म हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनको पता था वे देश विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है, उनको ये पता था जहां पर भी मिलिट्री रूल है, मिलिट्री डेवलपमेंट है, जहां पर भी मिलिट्री स्ट्रांग है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर। तो उन्होंने बोला कि हम मिलिट्री डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, इस तरह से उन्होंने सोचा। और हम देखेंगे कि आने जो स्टार्टिंग के 20 साल जो हमारे हैं वहां पर हमारे मिलिट्री ज्यादा डेवलपमेंट करी नहीं, क्योंकि या तो हम मिलिट्री डेवलपमेंट कर सकते थे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते थे। और एट दैट टाइम नेसेसिटी जवाहरलाल नेहरू को ये लगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये लगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मस्ट, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वापस हम किसी ना किसी के क्लचेस में फंस जाएंगे, गरीब देश है, गरीब को हर कोई मारता है। तो प्रायोरिटी उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दी यहाँ पर। बट इसका खामियाजा हमको 1962 वार के अंदर भुगतना पड़ेगा, जब चाइना हमको आके बिल्कुल सफाई करके गया हमारे, ठीक है, बिल्कुल आकर उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिला, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस। 2-3 दिन के अंदर तो वो असम को अपना क्रॉस कर गया, ठीक है, उधर से एक्साई चीन 2 फ्रंट वार लड़ा, ठीक है, आराम से घुसता गया अंदर, है ना। तो वो आगे चलकर हम समझेंगे, बट अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल था वो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
At that time, critical question before the Jawaharlal Nehru was to decide the priority between the economic development and military development. He believed that उन्होंने ऐसा सोचा कि economic development is central to the stability and social development of the nation. Hence, he focused on the development of the heavy industries, dams, colleges, ये सब चीजें इसके अंदर बनाई. ठीक है. अच्छा, उस समय ना हमारे यहाँ पर बहुत सारी आइडियोलॉजीज चल रही थी, क्योंकि भारत आजाद ही हुआ था अभी हमको अपनी आइडियोलॉजी हमने डिफाइन नहीं करी, है ना. जैसे बहुत सारे लोग तो थे वो कैपिटलिस्ट थे, वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म आए भारत के अंदर. ठीक है, जैसे अमेरिका के अंदर सिस्टम है कैपिटलिज्म. अभी ये क्या होता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊं. कुछ लोग सोचते थे कि नहीं साहब सोशलिज्म आए, समाजवाद आए. ये भी क्या होता है अभी आगे चलकर बनाएंगे, बस आज की क्लास में बता देंगे. ठीक है. कुछ लोग ऐसे सोचते थे नहीं गांधीयन प्रिंसिपल्स, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, स्वदेशी हटाओ, मतलब स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, इस तरह की चीजों. कुछ लोग अलग अलग, कुछ लोग मार्क्सिस्ट थे, वो बोलते थे कि नहीं भाई वर्कर्स क्लास को ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए. इस तरह से बहुत सारी आइडियोलॉजीज हमारे सामने थी उस वक्त, समझ में आ रहा. बट इन सभी आइडियोलॉजीज के अंदर सब एक पॉइंट पे हमारे यहाँ पर एग्री कर दिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि एक पॉइंट पे सभी एग्री करते थे. क्या पॉइंट था सर? वो एक पॉइंट पे थे कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द नेसेसिटी. यहां पर इतनी सारी आइडियोलॉजी होने के बाद भी हमें ये बिल्कुल पता था सबको, गांधीयन, मार्क्सिस्ट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उनको पता था कि भैया कि हमको अपनी अपनी आइडियोलॉजी उनको पसंद है, पर इनको पता है कि जब तक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से हमको रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही होगा, अगर हमको अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेव करना है. ठीक है. तो ये हमारा उस वक्त दूसरा प्रिंसिपल था, दूसरा फॉरेन पॉलिसी आप इसके अंदर देख सकते हैं. सेकंड जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हमारी इस तरह से थी. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि हम प्रमोट करें वर्ल्ड के अंदर पीस एंड कॉपरेशन. कि टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन, कि हम कहेंगे कि भाई हम जो है वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी आर द लैंड ऑफ गांधी, ठीक है, महावीर. और हम देखें तो जो भी नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है, हमने कहा जो भी नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है उनको हम क्या करेंगे, हम बैठकर सुलझाएंगे. ठीक है. जो भी नेशंस के बीच में, जैसे हमारा और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो हम उसको बैठकर सुलझाएंगे. हम पीसफुल एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करेंगे. हम हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे दूसरी कंट्रीज से. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी में आर्टिकल 51 डाला गया, जिससे हमें यह पता चला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को क्या डायरेक्टिव्स दे रहा है. ये डायरेक्टिव दे रहा है कि भाई कभी भी लड़ाई हो ना तो ऐसा नहीं कि डंडा उठा के गए और मार दिया, ऐसा नहीं. कभी भी लड़ाई हो तो हमको उसके, कोई भी कंफ्लिक्ट हो तो हमको पीसफुली उसको सुलझाना है, आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाना है, मध्यस्थता हमको करनी पड़ेगी. कोई भी दो नेशंस के बीच में लड़ाई हो रही तो हम आगे बीच में कि चलो चलो हम देखो, हमको क्योंकि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी बढ़ानी है तो हम तुमसे बात कर लेते हैं, क्या भाई क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम होगी, इस तरह से करके हम कर सकते हैं. हमारी कोई प्रॉब्लम है तो भी हमको पीसफुली उसको समझाना. और इसलिए आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 51 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. तो ये देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन. वर्ल्ड पीस और कॉपरेशन को हम प्रमोट करें, और हमारा ये उसूल है कि हम कभी भी पीस और कॉपरेशन के ऊपर ही फोकस करें. ठीक है. हमारा ये उसूल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है. हम देखेंगे अगर भारत को हम देखोगे, आज तक भारत कभी भी एग्रेसर नहीं हुआ. एग्रेसर इज वन हु अटैक्स फर्स्ट. किस पे हमने अटैक करा? किसी पे नहीं करा. माइथोलॉजी के अंदर कह रखा है कि भाई श्रीलंका पे अटैक करा, ठीक है, वो भी एग्रेसिव नहीं था, उसके अंदर भी रिटेलिएशन ही था, है ना. श्रीलंका पे अटैक करा राम जी ने, राइट, हनुमान जी ने, राइट, उस तरह से. पर वो भी माइथोलॉजी. रियलिटी पे हमने किस में अटैक करा? किस पे अटैक करा बताओ? पहले हमने जाकर अटैक, किसी पे नहीं. क्योंकि हम, हमारी बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक फाउंडेशन जो है ना, कितना भी बड़ा ऑटोक्रेटिक लीडर आ जाए हमारे यहाँ पर बेसिक फाउंडेशन हमारी वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन हमारे दिलों के अंदर है. हमारे दिलों के अंदर महात्मा गांधी है. ठीक है. महात्मा गांधी ने इतना वो हमको सॉफ्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि हम एग्रेसर बन ही नहीं सकते. आप देखिए अमेरिका हर किसी के ऊपर दमादम मिसाइल अटैक और ये सब चीजें करता रहता है. कभी इराक, कभी सीरिया, उसको यही करना है बस जिंदगी में. तो वो उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद कुछ और है उसका, राइट. वो एग्रेसिव, उसको हम एग्रेसिव, पर हम जो है हमारे अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको हमने बिल्कुल अक्षरक्ष पालन कर रहे हैं, टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन.
कि through its bilateral and multilateral relations India diffused existing conflict among other nations of the world. जो भी existing conflict है वो हमने हमारे bilateral और multilateral relationship से क्या करें, उसको diffuse करा. India has always supported healthy relationship with the neighbors in order to ensure peaceful existence. समझ में आ रहा? इसीलिए आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया. ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी से भी बात करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहे कि भाई अगर तू मान ले क्या करे श्रीलंका को मार दे तो मैं तेरे साथ ऐसा रिलेशनशिप है. हम ऐसा नहीं करेंगे जो ये अमेरिका करता है. जैसे ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है सेंट्रल एशिया से रिलेटेड. ठीक है, रशिया और अमेरिका के बीच में. ठीक, आगे चलकर बढ़ेंगे. ठीक है, हम देखेंगे सऊदी अरेबिया नेशंस जो हैं वो इजराइल और पैलेस्टीन का जो वार है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के इशू है, उसके अंदर बहुत सारी तिकड़मबाजी. हम इन सब से दूर, हम दिखा देते हैं भाई हम वर्ल्ड पीस और कॉपरेशन के लिए काम करते हैं. ये आपको लिखना है. ये सब ऐसे राइटिंग के अंदर आप लिख सकते हैं कि दिस आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशन. कभी भी आ जाए भारत के बारे में कुछ लिखना है तो ये सब चीजें लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी ऑलवेज प्रोपोगेट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि हम चाहते हैं कि हर वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी आए. डेमोक्रेसी है इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी? एनीबॉडी इन द क्लास? जस्ट रेज योर हैंड. व्हाट इज डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र क्या है? यस, कार्तिकेय प्लीज. Power in the hands of people. पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल. लोगों के हाथ में सारी पावर दे दोगे ना तो केओस हो जाएगा सिस्टम के अंदर. They can elect and they can elect. यस कार्तिकेय प्लीज. They can elect representatives. अच्छा, इलेक्ट कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को. चलो इलेक्ट कर दिया रिप्रेजेंटेटिव को. तो जर्मनी के अंदर जब हिटलर था तो हिटलर भी इलेक्टेड बनता. तो क्या जर्मनी, हिटलर वाले जर्मनी को तुम बोल पाओगे कि वो डेमोक्रेटिक था? कार्तिकेय? No sir. फिर इलेक्शन तो यहाँ पर भी था. पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन होता है. पर जब भी हम पाकिस्तान को डेमोक्रेसी बोलते हो तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है. तो कुछ और है डेमोक्रेसी. और क्या है डेमोक्रेसी? एनीबॉडी एल्स इन द क्लास? एक सेकंड सत्रुपा, एक सेकंड. अंकिता क्या? हाँ अंकिता बता. सत्रुपा आई नो यू नो दैट. ठीक है, एक बार अंकिता से पूछ लेते हैं. अंकिता प्लीज. अंकिता, am I audible? Yes, sir. Yes, please tell me what is democracy? प्रजातंत्र क्या है ना? सर डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जैसे पहले कार्तिकेय ने बोला कि जो रूलर है वो इलेक्टेड होते हैं. तो पर इसमें एक बेसिक ये मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये है कि जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट चलती है वो एक सर्टेन फंडामेंटल रूल्स पे चलती है, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है. ओके, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, बट जर्मनी में भी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था जब हिटलर था. अंकिता जी. तो फिर अपन जर्मनी को नहीं कह सकते. अच्छा, मुझे बताएंगे देवयानी प्लीज टेल मी व्हाट इज. Sir, I guess there are certain fundamental factors also, like separation of power is there, so that the government which is elected doesn't act matlab autocratic in an autocratic manner. Like in Pakistan के पास separation of power is there, judiciary is there, and state government is also there. Separation of power is there. So is Pakistan democratic? No, sir. Yes. It is, but like matlab नहीं बोल पा रहे we हैं. can't say that. Yeah, sir. अच्छा, नेहा दो नेहा है हमारे क्लास के अंदर. नेहा शाह प्लीज टेल अस. आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे क्लैरिटी हो. यस, हाँ. Good evening, sir. वेरी Sir, गुड. truly democratic governance means must come through free, fair, and regular election. फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन हिटलर के टाइम पर भी होते थे, राइट? हिटलर भी इलेक्टेड बनी है ना. पाकिस्तान में भी होते हैं फ्री फेयर इलेक्शंस, हमारे अंदर भी होते हैं. पर हम कभी भी ऐसा मान लीजिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, कम्युनल इंसिडेंट, तो हम कहते हैं कि इट इज बोल्ट ऑन द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के खिलाफ है. क्यों? इलेक्टेड तो है, पर क्यों होता है? एनीबॉडी एल्स इन द क्लास? यस, अब कोई भी बोल सकता है. So we Sir. will Yes. not into the consideration while policy formulation and policy implementation. अच्छा, वी आर विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पर भी था.
है Sir, ना? I'm saying that where will of the people are taken into the consideration while policy formulation and policy implementation. At the time of Hitler ना, will of the people was that कि ज्यादा से ज्यादा मारो जूस को, ये will of the people ही था. नाजिज्म क्या था? नाजिज्म ये था कि will of the people है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारो, जूस लोगों को. But that is not democratic. So सर yes. सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो तरह का होता है, एक मोनार्क होता है और एक रिपब्लिक होता है. मोनार्ची में हेरिडेटरी से होता है और रिपब्लिक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है. और ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी ये सब हो उसको बोल सकते हैं. तो देखिए अब क्या होता है कि अपन को कंफ्यूजन हो गया साहब, डेमोक्रेसी होता क्या है? सर हम तो ये समझते थे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग बाग इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, इलेक्टेड तो भाई हिटलर भी था, इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी होते हैं. सर बाय द पीपल होता है, पीपल की विल चलती है. पीपल की विल तो ये थी हिटलर के टाइम पे कि सारे जूस को मार दो, इलेक्ट्रिक चैम्बर में डाल के बटन ऑन कर दो और छू मंतर कर दो उनको. ठीक है, ये था. बट ऐसा नहीं है ना, डेमोक्रेसी हम उनको तो डेमोक्रेटिक नहीं कहते. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और इंडिया किस डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि हम डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करेंगे वर्ल्ड के अंदर, उस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आई वांट टू लेट यू नो व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी वी प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस कौन सी डेमोक्रेसी करते हैं और हम कौन सी डेमोक्रेसी चाहते हैं कि किस डेमोक्रेसी को हम आगे लेकर आना चाहते हैं, वो हम इसके अंदर समझाते हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये समझो. डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये तो होता ही है. ठीक है, दैट इज अनदर थिंग. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जहां पर इक्वालिटी हो, कुछ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल हो सिस्टम के अंदर, जहां पर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हो सिस्टम के अंदर, जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि लिबर्टी, जैसे कि फ्रेटर्निटी, जैसे कि हम बात करें कि पीस, हार्मनी, जैसे हम बात करें सेकुलरिज्म. ठीक है, जैसे हम बात करें तो अगर देखिए कॉमन ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी. ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म, ये चीजें जहां पर होती है ना, मल्टीकल्चरिज्म, ये इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल डेफिनेशन जो है, जिसको हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जो होता है, वो तो ये है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव हो, वो इलेक्ट करे, उनको हम इलेक्ट करें और वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए फॉर्म करे. बट जो उसकी सब्सटेंटिव डेफिनेशन होती है, जो उसकी मेन डेफिनेशन है, वो ये है कि ऐसे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कंट्री के सिटीजन्स के अंदर होते हैं तो उस कंट्री को डेमोक्रेसी कहा जाता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस वन. कि डेमोक्रेसी का मीन्स का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, वहां के लोगों की से पता चलेगा. इसके लोगों के अंदर अगर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, पीस, हार्मनी, सेकुलरिज्म, कॉमन ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म है, रिलीजियस प्लूरलिज्म है, रिलीजियस टॉलरेंस है, तो हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे साहब. और इंडिया चाहता है कि इस तरह की डेमोक्रेसी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले. दिस इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडिया, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप. हर एक से बोले कि भाई देखो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारी कंट्रीज के अंदर, इक्वालिटी पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि रेसिज्म प्रैक्टिस करो कि गोरा है, ये काला है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए. इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, ये चीजें हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर ऐसा. और ये भी हम फोर्सफुली नहीं फैला रहे, हम पीसफुल मीन से फैलाना चाह रहे हैं. समझ में आ रहा है? हम पीसफुल मीन से फैलाना चाहते हैं. एक डेमोक्रेसी, ये वाली जो डेमोक्रेसी है, ये हम फैलाना चाहते हैं. एक डेमोक्रेसी अमेरिका भी फैलाना चाहता है, उसके अंदर वो डेमोक्रेसी रिलेटेड है कैपिटलिज्म से, कि सबको आजादी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक तरह से देखा जाए. मतलब एक तरह से देखा जाए मतलब गरीब को कोई ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन ना दिया जाए, तो वहां पे अमीरों की सत्ता बन जाएगी, वहां पे कैपिटलिज्म आ जाएगा. लिबरल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं. हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी है कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं उसको हम फॉलो करें और लोगों से बोलें, दूसरे नेशन से बोलें कि भाई तुम अपने अंदर भी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स लेकर आओ. इज दिस क्लियर? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम हिटलर को डेमोक्रेटिक नहीं बोल रहे हैं. हाउएवर हिटलर वाज इलेक्टेड वन, हिटलर साहब इलेक्टेड ही हैं, पर उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल रहे हैं. क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नाम की चीज नहीं है. वहां पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहां डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल? चैम्बर के अंदर डालकर जला दे रहे हैं, कहां की डिग्निटी? पाकिस्तान को नहीं कह रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट सेकुलर, इस्लामिक कंट्री है वो. रिलीजन के बेसिस पे वहां पे भेदभाव होता है.
पीस हार्मनी थोड़ा सा डिस्टर्ब है वहां पर। मल्टीकल्चरिज्म में कोई दिक्कत है इसलिए हम नहीं कह रहे हैं उसको। जब इंडिया के अंदर बाबरी इंसिडेंट हुआ तो हमने कहा इट इज अ बोल्ट ऑन द डेमोक्रेसी। बाबरी मस्जिद ढा दी गई तो ये कि डेमोक्रेसी के ऊपर बोल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म के अगेंस्ट में काम करा गया, रिलीजियस प्लूरलिज्म के अगेंस्ट में काम किया गया। समझ में बैठ रहा है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनी डाउट यू कैन आस्क। So Yes. it is not कि representatives are elected one, that is democracy. No, that is not. Representative अगर मान लीजिए खराब आदमी निकल गया किसकी तरह, हिटलर की तरह, तो फिर क्या होगा? वो कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना फैलाए। तो यहां पर आपको देखना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव खराब आदमी कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस जो होंगे आई विल आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक देश है, उसके अंदर लोग बाग जो हैं, ठीक है, उनके अंदर इक्वलिटी नाम की चीज नहीं, उनके अंदर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, वो एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है। तो ये लोग भी तो लीडर ऐसा ही चुनेंगे ना, रिप्रेजेंटेटिव ये ऐसा ही चुनेंगे जो कि इनकी एस्पिरेशन को फुलफिल करता हो, जो ऐसा हो, जो भी क्या हो कि इक्वलिटी को नहीं मानता हो, लिबर्टी को नहीं मानता हो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को नहीं हो, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुना गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं कि ऊपर से कहीं से कूद के आया है, एलियन नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, यहीं से इनमें से ही निकल कर आया। तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे कि इंडिया डेमोक्रेटिक कब होगी? जब ये लोग डेमोक्रेटिक होंगे। डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है? इनके अंदर अगर लोगों के अंदर पीस, हार्मनी, मल्टीकल्चरिज्म है ना, और ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसकी भावना जब आएगी, कॉमन ब्रदरहुड की, तब जाकर हम कहेंगे कि भाई भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि उसके सिटीजन्स के अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। और ऐसे सिटीजन्स उन्हीं लोगों को इलेक्ट करेंगे जिनके अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, और वो जो इलेक्टेड लोग होंगे वो वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिससे कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ज्यादा से ज्यादा आ सके कंट्री के अंदर। ठीक है देवयानी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आज से कभी आप डेमोक्रेसी के बारे में समझे ना, तो डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा ना बोले सर इलेक्टेड फॉर द पीपल ऑफ, ये डेफिनेशन तो है पर ये पॉलिटिकल डेफिनेशन है, बहुत छोटी चीज। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रोसीजर बता दिया आपने साहब, ऐसा ऐसा होता है। डेमोक्रेसी हकीकत में क्या है? डेमोक्रेसी ये है जिसके अंदर लोगों के अंदर इस तरह की वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वैल्यू सिस्टम हो, और ऐसा वैल्यू सिस्टम होगा तब जाकर जब वो इलेक्ट करेंगे, तब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी डेमोक्रेटिक होंगे, और तब जब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होगी तभी भी डेमोक्रेसी ही फॉर्म होगी। तो हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है इंडिया बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, ठीक है, एज ऑलवेज want to establish or supported the establishment of democratic system in other part of the world। इसका मतलब क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम का? मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। Indian diplomats have always believed in the peaceful means and persuasion so as to introduce what democratic system of the government with different countries of the world। इस तरह से आपको उसके अंदर समझना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा? डेमोक्रेसी के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, की क्या क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करने, प्रोसीजर, इसके अंदर इंस्टीट्यूशन होंगे, इसके अंदर पार्लियामेंट होगी, रिप्रेजेंट, एक होगी सब्सटेंटिव। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का कैसे डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का कैसे डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, इज द आइडियोलॉजी, ऐसे लिखो, इज द आइडियोलॉजी इन विच सर्टेन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल शुड बी देयर इन द सिस्टम। और वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल क्या है? दीज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर पीस, हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, मल्टीकल्चरिज्म, रिलीजियस प्लूरलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड, एटसेट्रा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। इट इज अ वैल्यू बेस्ड सिस्टम, वैल्यू बेस्ड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल सिस्टम है। तभी तो हम देखो, हमको पता तो है डेमोक्रेसी, पर हमको ये नहीं पता, जब हम हिटलर को नहीं बोल पाते डेमोक्रेटिक, इलेक्टेड है फिर भी नहीं बोल पाते, तो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में तो पता है हमें ये डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर हम जाकर भी नहीं बोल पाते कि हम कहें कि यार ठीक है इलेक्टेड है, सब कुछ है, ये सब चीजें हैं, लोग इलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं चीजें डेफिनेशन के अंदर हमारी क्लियरिटी नहीं है। ये कलेक्ट डेफिनेशन आपके यहाँ पर हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीजें इसके अंदर होता है, तो प्रोपोगेट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये 4 फॉरेन पॉलिसीज
हमारी 1947 के बाद हम लेकर इसके अंदर चले, और इन फॉरेन पॉलिसीज के अंदर हम देखेंगे इन फॉरेन पॉलिसीज को अभी भी हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। यस, उज्ज्वला वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज उज्ज्वला। यस Sir, can you please explain difference between American democracy and Indian democracy? अमेरिकन डेमोक्रेसी अभी जो अपन पढ़ेंगे ना इसके अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें मैं बताता हूँ, आज ही पढ़ेंगे अभी, है ना, थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, सही। अब देखो क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ, ये तो अपनी थी ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई आपसे पूछे कि उस समय हमने क्या प्रिंसिपल्स बनाए थे 1947 के बाद के अंदर, हमने क्या प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो दो प्रिंसिपल्स हम लेकर चले थे उस वक्त मेजरली। एक था पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और बहुत ही दिल के करीब जो थे जवाहरलाल नेहरू के, पंचशील एग्रीमेंट। और एक था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये हमारी प्रिंसिपल्स थे फॉरेन पॉलिसी के एट दैट टाइम। आज सब कुछ अलग हो गया है, वो भी हम बताएंगे, पर एट दैट टाइम पंचशील एग्रीमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। और इन सबके प्रणेता जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट, पंचशील एग्रीमेंट। कहानी सुनाएंगे इनकी क्या थी। तो पंचशील एग्रीमेंट होता क्या है पहले अपन ये समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर हमको आइडियोलॉजिकल चीजें भी आपको थोड़ा बहुत मैं समझा, ठीक है। देखो पूरा का पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट बनाना है तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, पहले आप दिमाग में रखो बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमको कुछ बड़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी तक तो हमने कंट्रीज स्टार्ट भी नहीं करी, पर मैं तुमको ऐसी चीज कुछ पढ़ा जाऊंगा कि मेंस के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेंस के अंदर 200 प्लस मार्क्स आपको करने। इंटरनेशनल रिलेशन तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, टॉपिक का नाम, पर मैंने इसीलिए मैंने इसको अलग से पढ़ा है, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए थोड़ी ना पढ़ा है। कुछ बच्चे हैं जो गलत समझ गए कि सर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं, मैं तुमको 200 प्लस मार्क्स का कुछ पढ़ाऊँ। मैं तुमको बैठ करके कहता हूँ कि तुम पढ़ने के बाद, ये कोर्स करने के बाद तुम खुद रियलाइज करो। और ये एक मैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर ये तो है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है, पर इसमें मेरा शौक भी है, ठीक है। इतना अच्छा लगता है मेरे को उसको पढ़ाते वक्त कि मैं कितने भी घंटे इसको पढ़ा सकता हूँ। मैंने पढ़ाया हुआ लगातार 10 घंटे मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा ये तो छोड़ो, लगातार 10 घंटे आप लोगों को भी पता है कि मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई हुई, चलो वो तो अलग बात है फिर, है ना, कि सर फिर तो आप तो सर ऐसे हो कि आप पढ़ाना आपका शौक होगा, ठीक है, इस तरह से। पर चलो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसीज क्या होता है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट मतलब पांच, पंच का मतलब पांच, शील, शील का मतलब ये होता है कि जब आप ज्यादा मेडिटेशन कर लेते हैं ना, फिलोसफिकल टर्म में अगर हम बात करें, तो आपके अंदर एक शीतलता आ जाती है, ठीक है, शील भाव हो जाता है, ठीक है। शील के नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो समाधि होता है, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है, शील का मतलब क्या हो रहा है, शील का मतलब वो स्टेज जिसके अंदर आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर पीस हार्मनी कूट कूट के बढ़ रहा है, ठीक है। ये शील एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, पीस हार्मनी ये सब चीजें आ रही है। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस, पंचशील एग्रीमेंट साहब, पंचशील एग्रीमेंट। और पंचशील एग्रीमेंट जो था ना, ये कौन लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी, और जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस। ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी का। तो ये जो चीजें जब स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल चला था, तो महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग क्या थे, ये सब लोग उनके साथ ही मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों से। और ऐसा बोला जाता है कि भाई पंचशील एग्रीमेंट जो है उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ये उनसे अडॉप्ट करा एक तरह से गांधी से, और उन्होंने इसके प्रति बड़े ही पैशनेट थे, और इसको इतने पैशनेट थे कि वो रियलिटी को देखते नहीं थे, राइट, इसके अंदर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रियलिज्म से दूर एक आइडियलिज्म का प्रिंसिपल इसको माना जाता था पंचशील एग्रीमेंट को एट दैट टाइम। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि आगे चलकर आपको बताएंगे कि किस तरह से कि ये प्रिंसिपल हमारे जो होगा, प्रिंसिपल तो बड़ा अच्छा है पर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, राइट। तो हम ये देखते हैं पंचशील एग्रीमेंट क्या है, कि देखो नेहरू पैशनेट अपोजिशन ऑफ वॉर, कि वॉर नहीं करना चाहिए, ही वाज अ पीस लविंग मैन, ठीक है, बड़े ही बड़े बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, ठीक है, जो कहते थे वॉर हमको नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, डी न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें हर चीज को पीस करना चाहिए। तो उनके कारण उन्होंने पंचशील पॉलिसी बनाई, फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसको डाल दिया एक प्रिंसिपल की तरह। क्या है पंचशील, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हमारा जो स्ट्रगल था नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, ये है बेसिस ऑफ पंचशील पॉलिसी। क्यों बनी हमारी कंट्री के अंदर पंचशील पॉलिसी,
गांधी के प्रिंसिपल जो थे नॉन वायलेंस के, इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीर, सो आवर कल्चरल फिलॉसफी प्रमोटेड दिस प्रिंसिपल्स, हमारे अंदर ये प्रिंसिपल्स हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रिंसिपल्स अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर डाल दी। और इसके अंदर पंचशील एग्रीमेंट के अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल है। पहला क्या है कि जब भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, मान लीजिए इंडिया किसी से भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उससे ऐसे बोल रहा है कि भाई हमसे आप पंचशील एग्रीमेंट अगर साइन करा उससे, तो हम ये मानकर चलेंगे कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। पहला प्रिंसिपल ये, रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। एक बार यूपीएससी में डायरेक्ट आ गया पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, तो 5 पॉइंट लिखने थे सिर्फ, है ना, 5 ही नंबर का क्वेश्चन था, और ये सब लिखना था बेसिस क्या है, ये सब चीजें। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये ध्यान रखो। तो रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, पहला पॉइंट कि भाई जब भी हम किसी दूसरे नेशन के साथ जाएं तो कहेंगे भाई देख हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, तेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हम तेरी का रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारा रेस्पेक्ट कर। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई भी इंटरनल अफेयर है, मान लो एक्स का कोई इंटरनल अफेयर है, या हमारे अंदर कोई इंटरनल अफेयर चल रहा है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ समस्या चल रही है कुछ, तो उसके अंदर ना एक्स तुम इंटरफेयर करोगे ना हम इंटरफेयर करेंगे तुम्हारे अंदर। मतलब म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा पॉइंट ये है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। अभी सब लिखा हुआ है, सब बता देंगे, अभी सुनते जाओ। इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए भाई, ना तू हमारे इसके अंदर आएगा ना हम तुम्हारे अंदर आएंगे। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। अगर कोई मान लीजिए भूल चूक हो भी गई, तो भूल चूक होने के कारण ऐसा नहीं कि तुम डंडा उठा के हमारे सर पे मार दो, ठीक है, या हम डंडा उठा के आपके सर पे मार। म्यूचुअल नॉन एग्रेसिव नहीं रहना, ऐसा बैठो इंसानों की तरह बात करो, ठीक है, बैठ कर बात कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर लो, किसी तीसरे आदमी को बुला लो, डंडा मत उठाओ। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन शुड बी देयर। ठीक है, जब भी रिलेशन एस्टेब्लिश करो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई तुम तो गरीब देश हो तो तुम्हारे साथ हम कैसा रिलेशन, हमको तो तुम्हारे साथ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयट, ऐसा नहीं। जब भी रिलेशन बने तो इक्वालिटी पे बने, और ऐसा नहीं कि तुम सारा बेनिफिट तुम ही ले जाओ, नहीं, सारा बेनिफिट हम भी नहीं ले जा रहे, म्यूचुअल बेनिफिट पे बने। समझ में आ रहा है? तो चौथा प्रिंसिपल जो है वो होगा इक्वालिटी एंड कॉपरेशन। कॉपरेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम अमीर लोग हो और तो हम पहले पंचशील एग्रीमेंट साइन कर ले, पंचशील एग्रीमेंट साइन कर ले तो मतलब इक्वल हो गए। इक्वालिटी एंड कॉपरेशन, ठीक है, और कॉपरेशन रहे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट। समझ में आ रहा है? ये चीज होगा। पांचवा जो आखिरी है वो है पीसफुल। जियो और जीनो दो भाई, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुली रहे सब, एग्रेशन का दिखाना है ना, पीसफुली रहे। ये 5 प्रिंसिपल थे, और ये 5 प्रिंसिपल हमने बनाए थे, और इसको बोला था पंचशील एग्रीमेंट। और जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी 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 व्हाट पैशनेट अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। कि फॉरेन पॉलिसी में जैसे किसी से बात होती थी कि साहब वहां से फोन आया, तो वो पहले भैया आपने हमारा पंचशील एग्रीमेंट पढ़ा क्या, पहले वो साइन कर लो यार, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, फिर अपन अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। ये 5 प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस। अब देखो, अब कहानी सुनो, ठीक है। अब ये तो आपको पंचशील एग्रीमेंट क्या है ये आपको मैंने समझाया। अब कहानी समझो, कहानी कैसे चलती है। 1947 के अंदर भारत आजाद होता है, ठीक है, और 1949 के अंदर चाइना आजाद होता है। मतलब 1949 के अंदर सिविल वॉर जो था ना चाइना का, वो खत्म होता है। और चाइना का जो लीडर थे, ठीक है, चाइना के जो प्रीमियर थे, ठीक है, वो कौन थे? वो थे माओ जेडोंग। एट दैट टाइम माओ जेडोंग। सर नाम से थोड़ा डर लगा। और हमारे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ही वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट थे। फॉरेन पॉलिसीज में भी देखिए वार की बात नहीं कर रहे, ये सब चीजें कुछ नहीं कर रहे, हमको किसी से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रेस्पेक्ट करनी है, ये सब चीजें बात कर रहे। सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाले पर्सन थे, ह्यूमनिज्म को फॉलो करने वाले पर्सन, बहुत सॉफ्ट आदमी, मतलब बिल्कुल गाय, ऐसे समझो, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे, अभी समझाने के लिए, चाइना और इसके बीच में रिलेटिविटी देखने के लिए, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने भी हजारों गलती करी है,
ठीक है, बहुत ज्यादा शूड पॉलिटिक्स भी करी है, बट अभी हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ऐसा रखना कि जो आपके अंदर जो भरा हुआ है पहले से, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स को हमको लाना पड़ेगा, तो उनको थोड़ा देर साइड रखें, हम कुछ टॉपिक समझने के लिए हम कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। माओ जेडोंग, सर माओ जेडोंग, सर क्या ये माओ वही है कि माओइज्म? बिल्कुल वही है। और सर बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये, बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव होगा। यस, ही वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। He was having the ideology of expansionist policy, expansionist कि मेरे को एक्सपेंशन करना है भैया, मेरे को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, चाइना को वापस से वो वाली सभ्यता जो थी ना 2000-2500 साल पहले वाली सभ्यता, वो लेकर आनी है, जहाँ पे बहुत सारे एरिया हमारा ही हुआ करता था, सभ्यता हुआ करते थे हम, आज तो एक कंट्री बन के रह गए। और बहुत सारी चीजें जो आगे चलकर मैं बताऊंगा, अपार्टमेंट डिजिट थ्योरी, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, प्रेशर कुकर सिंड्रोम, ड्यूजिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो आगे चलकर आपको समझाएंगे, ठीक है, कल की क्लास के अंदर। तो माओ जेडोंग ऐसा आदमी है कि बड़ा ही एग्रेसिव, बड़ा एक्सपेंशनिस्ट। जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करा, सोच कर देखो। और जैसे पंचशील एग्रीमेंट साइन करा, जवाहरलाल नेहरू की डिप्लोमेसी एकदम से वर्ल्ड के अंदर बढ़ गई। बोले यार, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बंदे को पकड़ के माओ जेडोंग के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करा, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। और एक प्रिंसिपल नहीं है, 5 प्रिंसिपल साइन करे। भाई डिप्लोमेसी हो तो जवाहरलाल नेहरू जैसी। और जवाहरलाल नेहरू बड़े पैशनेट इसके बारे में, जहां पे जाते थे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में खड़े होते थे, बोलते थे देखो हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन करा। किसके साथ करा? चाइना के साथ करा। और सब कितने? 5 एग्रीमेंट ऑफ पीस। सब सोचते थे भाई डिप्लोमेसी तो तू ही सीखा है, और हम सब तो ऐसे ही कर रहे हैं कि एक ऐसे आदमी से जो कि बहुत ही एग्रेसिव है, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, जिसके साथ तुम्हारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, ठीक है, और जिसके अंदर तुम्हारा कल्चरल डिस्प्यूट्स भी है, ठीक है, उसके साथ तुम इस तरह की चीजें कर रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मतलब ये क्या डिप्लोमेसी लगाई? पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस, जहां जाते वहां पर दिखाते। किसके साथ करा? चाइना के साथ करा। पूरे भाई, और क्या 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस। और ये हम देखेंगे कि यहां पर 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस हमने इसके साथ साइन करा, और जवाहरलाल नेहरू ने साइन करा, दैट इज ए गुड थिंग। और हम देखेंगे यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे, और हिंदी चीन भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, और दोनों एक दूसरे को भाई बोलेंगे, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, की चाइना हमारे साथ इस तरह से। पर जवाहरलाल नेहरू बिकम वेरी वेरी आइडियलिस्टिक फॉर दिस प्रिंसिपल्स, और इन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दे, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? पंचशील एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, कर ही नहीं सकता। ये जो था, इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करा पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर, दैट लीड्स व्हाट? आइडियलिज्म। ये आइडियलिज्म था। पंचशील एग्रीमेंट वाज नॉट बैड, बट उसके ऊपर इतना भरोसा करना कि हमारा मिलिट्री डेवलपमेंट ही नहीं करना। और क्या हुआ था 1962 के वार के अंदर, जब तो हम पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब हम समझेंगे किसकी गलती थी, तभी आप लोग बताना। पर वो आइडियलिज्म समझ में आ रहा है कि एक इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर देना पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। और इसके कारण ही, इस एग्रीमेंट के कारण ही हमारा वार होता है, वो सब मैं तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा, राइट। तो ये सब चीज आप इसके अंदर समझें कि हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन करा पहली बार किससे? हमने चाइना से करा, बट इट वाज ए डिजास्टर, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे इट लीड्स टुवर्ड द 1962 वार। और फिर जब जाते थे वो इंटरनेशनल फोरम के अंदर, तब बोलते थे हेलो पंचशील एग्रीमेंट इधर आओ, ठीक, क्या हुआ तुम्हारे पंचशील एग्रीमेंट, इस तरह से। और आप देखेंगे उसके बाद ज्यादा दिन तक जवाहरलाल नेहरू ऐसे कहते हैं कि भाई पंचशील एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा अटैच थे, चाइना पे बहुत सारा भरोसा करते थे पंचशील एग्रीमेंट, और जब चाइना ने धोखा दिया तो उनसे वो सहन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से उससे बातें चलती रहती, ठीक। बट आपको समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट। तो आपको सबसे पहले बेसिस लिखना है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पंचशील पॉलिसीज, क्या क्या चीजें है। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज पंचशील, ठीक है, एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस क्या है, ये आपको इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल हमने उस वक्त फॉलो किया। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनीवन एल्स। समझ आ रहा है बच्चों? सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो अभी अपन ने स्टार्ट भी नहीं करा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम चाइना पढ़ेंगे, फिर जब हम अफगानिस्तान पढ़ेंगे, तब तुमको असली इशू समझ में आएंगे, भैया ये चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। जब हम श्रीलंका पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डिफरेंट कंट्रीज, नेपाल, भूटान, तो हमारा किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह से हम अपनी डिप्लोमेसी चलाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट इज कंप्लीटेड, राइट।
चलिए, तो नेक्स्ट अपन समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमने यहाँ पर पढ़ा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है ये हमको समझना हो, राइट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से पहले, कि चलते हैं अपन वर्ल्ड वार। यस, उज्ज्वला वांट टू आस्क समथिंग। यस उज्ज्वला प्लीज। यस, Was it good or bad? तो कंक्लूजन में क्या लिखिए? क्या पूछा आपने, मतलब सुना ही नहीं दिया, प्लीज रिपीट इट अगेन। सर, अगर पंचशील एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन में नेगेटिव मतलब पंचशील एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है तो राइट नाउ आल्सो वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। अभी भी हम पंचशील एग्रीमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टू मच डिपेंडेंट ऑन दिस और टू मच ट्रस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि हमने कहा ये नहीं कर रहा है हमको कि हम किसी, जैसे हमने मान लीजिए चाइना के साथ मान लो कल को पंचशील एग्रीमेंट साइन करके आ जाते हैं मोदी जी, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गए कि वहां से फोर्सेज हटा लो भाई, चाइना की तरफ से सब फोर्सेज हटा लो, कोई मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं करना, उधर पाकिस्तान की तरफ करो सब कुछ, ऐसा नहीं करना। टू मच ट्रस्ट हमको नहीं करना कि उसको आइडियलिज्म की तरफ लेके। पंचशील एग्रीमेंट इज वेरी वेरी गुड, आप उसको कभी अपोज कर ही नहीं सकते, पर इसके अंदर म्यूचुअल टर्म है। पर सामने वाला अगर नहीं करे तो हमें उस एग्रीमेंट पे ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो एग्रीमेंट है तो वो हम पे अटैक करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना। दैट इज आइडियलिज्म। उज्ज्वला यस समझ में आ रहा? इस तरह से तो एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं। पंचशील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उस टाइम पर, आज के टाइम पर, आने वाले समय के टाइम पर पंचशील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट भाई दैट इज म्यूचुअल टर्म को भी तो समझो। म्यूचुअल, वो सामने वाला हमको बार बार मारे जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि हमने तो पंचशील एग्रीमेंट। उसने हमारा थप्पड़ मारा, बोले नहीं नहीं इसने नहीं मारा, क्यों? क्योंकि इसने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर। पेट में चाकू घुसा दिया तब पता चला अरे भाई इसने तो मार ही दिया सच में। ठीक है, तो ऐसा ये देखो। चलो अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ जाते हैं। देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होने के बाद हम वर्ल्ड वॉर्स भी पढ़ेंगे ना, थोड़ा पढ़ लेंगे अपन वर्ल्ड वॉर के बारे में, राइट, आगे चलकर। ठीक है, पर वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, कभी कभी कुछ कुछ आएगा तो हम पढ़ लेंगे उसके अंदर, कुछ कुछ चीजें पढ़ लेंगे। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ, एंड हुआ, और एंड होने के बाद दो बड़ी बड़ी पावर बन के उभरी। ठीक है, देखो रशिया के अंदर 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था एक, और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ रशिया हुआ। और इंटीग्रेशन ऑफ रशिया हुआ मतलब रशिया के साथ साथ बहुत सारे ब्लॉक्स और जुड़ गए, जैसे यूक्रेन जुड़ गया, ठीक है, जैसे जो बाल्टिक नेशंस है वो जुड़ गए, वो सारे जुड़ गए और एक बहुत बड़ा एक यूनियन बना है यूएसएसआर। यूनियन यूनाइटेड सोशलिस्ट। और अगर हम देखें इसके अंदर ये एक रिपब्लिक ऐसा है जिसके अंदर सोशलिस्ट टेंडेंसी है ना, तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना, यूनियन बनाए है ना, बहुत सारे नेशंस मिलकर एक यूनियन बना दी और यूएसएसआर बना। और दूसरा जो था, जो बड़ा पावर उभरा वो यूएसए बना। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ऐसी चीज हुई। यूएसए जो था ना, इन दोनों के बीच में दो बड़ी बड़ी पावर खड़ी है। ठीक है, सामने दो बड़ी बड़ी पावर खड़ी। एक जो पावर है यूएसए जो है, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि हमको कैपिटलिज्म लेकर आना है समाज के अंदर। कैपिटलिज्म जिसको आप प्यार से, प्रेम से, है ना, कैपिटलिज्म, क्योंकि नेगेटिव टर्म है बहुत ज्यादा, मार्क्स ने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करा, उसको लिबरल डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमें जो है ना वर्ल्ड के अंदर जो फैलाना है, प्रोपोगेट करना है, जो सब कंट्री को करनी चाहिए, वो है कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, ये हमको प्रोपोगेट करना होगा। तो अगर तुमको ये अब है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में वर्सेस आ गए, और इस सिचुएशन को, कोई वार भी नहीं थे पर ये शीत युद्ध बोला गया, इसको बोला गया कोल्ड वार। अगर तुम्हें कोल्ड वार को समझना है, ठीक है, अगर कोल्ड वार को समझना है तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कैपिटलिज्म क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, व्हाट इज लिबरल डेमोक्रेसी, व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, ये चीज आपको समझा देता हूँ। फिर आपको कोल्ड वार की पॉलिटिक्स समझ में आएगी, और कोल्ड वार की पॉलिटिक्स समझने आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपकी कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कभी आइडियोलॉजी में पूछ लिया जाए, जैसे पेपर 1 के अंदर सोशलिज्म कम्युनिज्म के बारे में दे रखा है, तो क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स के अंदर वर्ल्ड डिवाइड हो गया। एक बोल रहा है, यूएसए वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो है ना लिबरल डेमोक्रेसी फैलाऊंगा वर्ल्ड के अंदर,
कैपिटलिज्म फैलाऊंगा। दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं भैया कैपिटलिज्म बहुत खराब चीज है, यूएसएसआर। ये बोल रहा है नहीं कम्युनिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। तो इन टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं ना, इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म समझते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब क्या है ये अपन समझते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर 5 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर 5 ही जमीन के टुकड़े हैं। क्या बोले सर? 5 जमीन के टुकड़े हैं, लैंड रिसोर्सेस। कैपिटलिज्म समझ रहे हैं, ठीक है, 5 जमीन के टुकड़े हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो लोग हैं ना, ये 2 लोग, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बहुत ज्यादा है, ये इनके पास पावर भी है, इनके पास क्या है, इनके पास रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है इनके पास। और ये है गरीब देश, गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग, देश नहीं गरीब लोग, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, ठीक है, गरीब किसान, ठीक है, गरीब लोग, ठीक है, जिनके पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल भी नहीं है, हायर स्टैंडर्ड भी नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि इन सबको मैं खुला छोड़ दूं कि जाकर इन लैंड को यूज कर लो, तो इन सब लैंड को कौन कब्जा लेगा ये बताओ? ये 2 लोग ए, ये सेट ऑफ पीपल ए है और बी, बताओ कोई स्टेट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो कौन जाके इन रिसोर्सेज को यूज कर लेगा? जल्दी से बताओ सर। सेट ए सर, ए वाले कर लेंगे, क्योंकि ए के पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी है, रिच भी है, पावर भी है, रिसोर्स भी है, इनके ऊपर सारे के सारे के ऊपर कब्जा कर लेंगे ए वाले, ठीक है। ए के पास कैपेबिलिटी भी है, ए के पास एबिलिटी भी है टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ए के पास इंटेलेक्चुअल लेवल भी है। कैपिटलिज्म सिस्टम इस फिनोमेना पे बिलीव करता है, इसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट को फ्री छोड़ो, अपने हिसाब से करने दो। समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी, जिसके अंदर जितना मेरिट होगा, जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा, जिसके अंदर जितना इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, वो रिसोर्सेज को उतना ही अच्छा यूटिलाइजेशन करेगा। इसलिए रिसोर्सेज उन्हीं लोगों के पास होने चाहिए। फ्री छोड़ो मार्केट को, जो जितना अच्छा यूटिलाइज कर लेगा वो उतना अमीर बन जाएगा। अगर मान लीजिए इनको रिसोर्सेज दे देते आप, तो ये क्या करते, ज्यादा से ज्यादा खेती करते, पर इनको रिसोर्स दिया तो इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली। दिस इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि a person according to his capability and ability, merit, talent, or according to the demand and supply system will do the things. सर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट जो है इसके अंदर दैट इज ग्रेटर देन द स्टेट। यहां पर स्टेट का कोई रोल नहीं है, यहां पर मार्केट इज ग्रेटर देन द स्टेट। मार्केट के 2 हाथ होते हैं जो दिखते नहीं है बच्चों, इनविजिबल हैंड, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई हो जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सप्लाई जो अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई हो जानी चाहिए, बस ये रूल चलना चाहिए। इसके अंदर अब कोई गरीब आदमी है, वो गरीब रह गया तो गरीब रह गया भाई, वो उसके अंदर टैलेंट नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट, मार्केट को खुला छोड़ो भाई, स्टेट ज्यादा रेगुलेशंस मत लगाओ मार्केट के ऊपर, मार्केट को खुला छोड़ो। और मार्केट को खुला छोड़ेंगे तो जो जिसके पास एबिलिटी होगा, कैपेबिलिटी होगा, वो अपना काम कर लेगा, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन कर देगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर बिलीव करता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो मार्केट को आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा, स्टेट का रेगुलेटेड कंट्रोल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फ्री मार्केट छोड़ो, लिबरलिज्म, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म एक तरह से। समझ में आ रहा है कि मार्केट शुड बी ग्रेटर देन स्टेट। स्टेट इंटरफेयर ना करे मार्केट के अंदर, स्टेट सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, स्टेट सिर्फ एक तरह से चौकीदार की तरह, नाइट वॉचमैन की तरह एक भूमिका निभाए। स्टेट का काम ये नहीं है कि गरीबों को लैंड के टुकड़े बांट दे, ऐसा कर दे, नहीं, स्टेट का ये काम नहीं है। स्टेट एक सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे सामने, इतना है। लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, एक लिमिटेड स्टेट। स्टेट ज्यादा हीरो ना बने, ठीक है। मार्केट को रूल करने दो। इकोनॉमिक सिस्टम किससे गवर्न होगा? मार्केट से। मार्केट के 2 हाथ है ना, डिमांड और सप्लाई, उसके बेसिस पे सब कुछ काम होगा।
ये होता है लिबरल डेमोक्रेसी। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। और कैपिटलिज्म जो है उसको तो बहुत ज्यादा, कैपिटलिज्म जो है वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, आपके भी दिमाग में आता होगा तो नेगेटिव, मार्क्स ने इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो इसलिए इसको प्यार से लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसके अंदर हर लोगों को इक्वल अधिकार है। पर इक्वल अधिकार कैसे दिया हुआ है, इसके अंदर ये दिया हुआ है जिसके पास जितना टैलेंट है उतना टैलेंट यूज कर लो साहब, एक इक्वलिटी ये भी तो है। अब मैं बोलूंगा साहब मेरे पास तो पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं थे, ये तो पढ़ लिख गया, तो भाई अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। तो ये होता है कैपिटलिज्म, ये होता है लिबरल डेमोक्रेसी। उज्ज्वला, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ये लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म। वही सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म ऐसा कहता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? सोशलिज्म बोलेगा ये 5 लैंड के टुकड़े हैं ना, ये 5 लैंड के टुकड़े हैं, हाँ सर ये टुकड़े हैं, और यहाँ पे 5 लोग हैं जिसमें 2 तो अमीर हैं और 3 लोग गरीब हैं। तो भैया इस लैंड के टुकड़े पे ना इनका हक होगा, ए का ना बी का, फिर किसका हक होगा सर? और स्टेट का हक होगा। मार्केट तुम तो भूल ही जाओ, तुम तो जाओ अपने घर, मार्केट तो है ही नहीं इस सिस्टम के अंदर। स्टेट will control all the resources, all the material resources will be in the hand of an entity known as state, और स्टेट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू नीड, किसको कितना देना है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी नहीं, अकॉर्डिंग टू नीड। तो स्टेट क्या करती थी, यहाँ पर सारा का सारा रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब कुछ स्टेट का, पब्लिक सेक्टर यूनिट सारी की सारी, प्राइवेट वाले को कुछ काम ही नहीं। लाइसेंस सिस्टम रेगुलेटेड है, मार्केट रेगुलेटेड, अगर प्राइवेट वाले हैं तो बहुत ही रेगुलेटेड कि अगर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है तो लाइसेंस लो भाई स्टेट से, स्टेट की ऑटोनॉमी है। ठीक है, स्टेट इज ऑल पावरफुल, स्टेट इज ग्रेटर देन मार्केट, मार्केट तो बिल्कुल यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है। दिस सिस्टम इज नोन एज सोशलिज्म, इसको सोशलिज्म। तो यूएसएसआर वाज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म while USA was following the principle of capitalism। और ये दोनों वर्सेस में आ रहे हैं, और ये दोनों वर्सेस में खुद तो आ रहे हैं, बट यहां पे कोल्ड वार चल रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई कंट्रीज हमारे साथ आओ, तो कि कुछ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूएसए के साथ आ जाएंगी, भाई हम यूएसए वाले ब्लॉक के अंदर हैं। कुछ कंट्रीज किसके साथ आ जाएंगी, हम यूएसएसआर वाले ब्लॉक के अंदर हैं। और ऐसे पूरे के वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, एक गुटबाजी हो रही है कोल्ड वार के अंदर, कि यूएसए के साथ साथ ये सारी कंट्रीज यूएसए के साथ है। हम देखें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है सारे के सारे वो यूएसए के साथ थे, पाकिस्तान यूएसए के ग्रुप के अंदर था। यूएसएसआर, कुछ कंट्री जो होंगी वो किसके अंदर होंगे, यूएसएसआर के साथ। पावर ब्लॉक के अंदर सब जा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम यूएसए के साथ है, हम यूएसएसआर, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है, बटे जा रहा है, बटे जा रहा है, बटे जा रहा है, बटे जा रहा है। पर यहां पे कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी बच्चों जो कहती थी भैया ना यूएसए से भला ना यूएसएसआर भला, ना हमको यूएसए के साथ जाना है ना हमको यूएसएसआर के साथ जाना है, हमें नॉन अलाइन्ड रहना है। आर यू गेटिंग दिस वन? हमें क्या रहना है, हमें नॉन अलाइन्ड रहना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में। अब एक क्वेश्चन पूछा गया सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है, ठीक है, तो वो अभी मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली वो बताना भूल गया, ठीक है बताता हूँ भी, पर ये जो नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया ना अभी इसको समझ लेते हैं, क्लास के एंड में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी ये समझ में आया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, और यूएसएसआर वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म और यूएसए वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म। ये दोनों तो कर ही रहे थे पर दोनों बहुत बड़ी पावर है, और ये कह रहे हैं कि हमारे गुट के अंदर लोग आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, ये गुटबाजी कर रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिसके अंदर इंडिया का नाम है, इजिप्ट का नाम है, आगे चलकर बताएंगे, यूगोस्लाविया का नाम, जो ऐसे बोल रहे थे ना भैया ये एक है ना ट्रैप है, हमें ना इसके साथ जाने, ना तू भला ना तू भला, हमें नॉन अलाइंड ही रहना है, हम किसी ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे साहब, नॉन अलाइनमेंट। क्यों? अब यहां पर रीजन सुनो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नॉन अलाइनमेंट अपन ने किस तरह से स्टार्ट करा या पर इसके अंदर देखिए,
अगेन जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय ऐसे सोचते थे कि मान लीजिए यूएसए है, ठीक है, और ये है यूएसएसआर। अगर हम कोई भी एक गुट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हम तो पावर है नहीं, ये है बड़ी पावर, ये बड़ी पावर, ये भी बड़ी पावर, और हम है पिद्दे से आदमी, ठीक है, हम डेवलपिंग नेशन, छोटे से आदमी। अगर हम इसके साथ चले जाते हैं या फिर अगर हम इसके साथ चले जाते हैं तो हमारी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो सब तो भूल ही जाओ। फिर ये जो है ना एक तरह से साम्राज्यवादी है। इससे बढ़िया तो ब्रिटिशर्स के साथ ही रह लेते, आजादी क्यों ली फिर हमने? तो इट वाज अगेंस्ट अवर फॉरेन प्रिंसिपल्स। आर यू गेटिंग दिस वन? कि हम अगर यूएसएसआर के साथ चले गए तो यूएसएसआर वाला हमको क्या, आपको लगता है यूएसएसआर के साथ चले गए तो यूएसएसआर वाला हमारी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेगा? कभी राजा और रंग के बीच में डील हुई है? राजा है और एक है बिल्कुल रंग का आदमी, इनके बीच, रंग मतलब बिल्कुल भिखारी आदमी, इनके बीच में डील होगी तो कौन जीतेगा? कौन ज्यादा पावरफुल डोमिनेट करेगा? राजा ही करेगा ना। तो हम अगर इतनी बड़ी पावर के साथ कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, तो वो पावर जो होगा वो हमको एक्सप्लॉइट ही करेगा साहब, हमें यूज किया जाएगा। क्योंकि एक अगर हम देखें चेस की गेम के अंदर राजा को बचाने के लिए प्यादा खुशी खुशी कुर्बान हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो हम भी इस तरह से कुर्बान हो, कुर्बानी नहीं देनी हमें, हमें इंडिपेंडेंस है, हम इंडिपेंडेंट है, हम सोवरेन है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक के साथ जाएंगे तो वी विल बिकम पॉन्स इन द हैंड ऑफ द पावर्स। पॉन्स मतलब प्यादे बन जाएंगे हम, और प्यादे का काम क्या है? राजा को बचाना, चाहे उसका जीवन चल जाए। नहीं भाई, हम अभी बड़ी मुश्किल से, अंग्रेज हमको छोड़ के गए, एम्पेरियलिज्म जल्दी बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है, और हम वापस से किसी ब्लॉक के अंदर जाकर उसके गुलाम बन जाए, इससे अच्छा है कि हम नॉन अलाइंड रहे। और ये जो बड़ी बड़ी पावर है, ये क्या अच्छी पावर है क्या? ये आपस में लड़ रही है, ये अपने स्वार्थ के लिए कब तुम्हें मार देंगी पता ही नहीं चलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं देयर इज नथिंग टू गेन बट एवरीथिंग टू लॉस। कोई इसमें गेन नहीं है कि तुमको लगेगा कि भाई ये हमारा साथ दे देगा, ये साथ दे देगा, नहीं, एवरीथिंग टू लॉस। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, यू आर बाय योर ओन। रियलिज्म याद आ रहा है? कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा कि कल को यूएसए ने तुम्हारे पटक कर यूएसएसआर बचाने आई, अब इस तरह से नहीं हो, और आपको तुम्हारा यूज किया जाएगा। तुम्हारी डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी और ये सब चीजें नहीं रहेगी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ये सब चीजें नहीं रहेगी, कभी भी तुमको यूज कर लिया जाएगा। भाई हमें अब ये भी आजादी मिली है, हमारे वर्ल्ड के, हमारे देश के अंदर इतनी सारी समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, इलिटरेसी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जा रहा है, रूइंड एग्रीकल्चर है, रूइंड इंडस्ट्री है। हम इसको देखेंगे या तुम दोनों की लड़ाई के अंदर एक हम क्या करेंगे, एक भूमिका निभाएंगे कि तुम दोनों लड़ रहे हो साहब, हमको बीच में पीस लो। अरे भाई हमको पॉवर्टी हटानी है, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, और ये सारी जो कंट्रीज है इन सबको करना है। हम लगे भाई तुम्हारे साथ कि भाई नहीं नहीं हम क्या करेंगे, हम तो यूएसएसआर के साथ हैं, हम यूएसए के साथ हैं, तो ये चीजें तो होंगी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। उज्जवल, आर यू गेटिंग दिस वन? उज्जवल, यस सर, क्लियर। समझ रहे? तो आपने जब कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल रहा होगा, धीरे धीरे मिलेगा, राइट? तो रीजंस क्या है? रीजंस क्या था? क्योंकि देखिए नॉन अलाइनमेंट केम्स टू सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ इंडिया टू रिटेन एंड स्ट्रेंथन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंपेरियलिज्म। भाई अभी तो आजादी मिली अंग्रेजों से, अब हम यूएसएसआर के गुलाम हो जाए, अब हम यूएसए के गुलाम हो जाए? नहीं भैया, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है टू फाइट द पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, टू इंप्रूव आवर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फॉरेन पॉलिसी है। अब अगर हम मिलिट्री ब्लॉक्स के अंदर जुड़ गए तो बस फिर मिलिट्री करते रहो, आपस में लड़ते रहो, और वो लोग हमको कभी मार देंगे, कब इस साइड मार देंगे, कब उस साइड मार देंगे, हम एक शटल कॉक बन जाएंगे पावर के बीच में। तो हमें नॉन अलाइन रहना पड़ेगा साहब, बिकॉज देयर इज नथिंग टू गेन बट एवरीथिंग टू लूज। कोई गेन नहीं है इसके अंदर, एवरीथिंग टू लूज, पर सब कुछ तुम हार जाओगे ये जरूर है। नॉन अलाइनमेंट एडवांस द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ व्हाट? इंटरनल रिलेशन। कि नॉन अलाइन रहोगे तो लोग बाग तुम्हारी डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी, रेस्पेक्ट और ये सब बना रहेगा, पर अगर किसी के साथ अलाइन हो गए ना, किसी के पिट्ठू बन गए, तो वो तुमको 1%। अच्छा, और हम यूएसएसआर के साथ हो गए, ठीक है, तो यूएसए वाले हमको छोड़ेंगे क्या? एक डॉन के साथ अगर दूसरे डॉन वाले मारेंगे?
तो यूएसएसआर कितना बचा लेगा? बाद में मान लो यूएसएसआर ने बोल दिया भाई बहुत बचा लिया, अब तू देख ले अपने हिसाब से, हम तो गए काम से। तो हमें गुटबाजी में पढ़ना ही नहीं साहब, हमें अपनी पॉवर्टी हटा दो भाई, लिटरेसी हटा दो, ये कर दो। बोले नहीं नहीं तुम यूएसए के साथ आ जाओ, यूएसए तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। अरे यूएसए जितनी हेल्प करेगा उतना तो नुकसान यूएसएसआर कर देगा। अगर यूएसएसआर के साथ चल जाए तो यूएसएसआर हमारा दुश्मन, यूएसए हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम साहब ना तेरे हैं ना इसके, हम किसी के नहीं है, हम नॉन अलाइन है। हमें अपनी सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पसंद है भाई। इंपेरियलिज्म अभी तो निकला है, इंपेरियलिज्म वापस तुम हमको गुलाम बना लोगे। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने हमारे रीजंस थे जिसके अंदर हमने इसके अंदर करा। अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर भी है कि अब मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि हम क्या करेंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे, ना हम किसी के साथ जा रहे हैं यूएसए के साथ जा रहे हैं, ना हम यूएसएसआर के साथ जा रहे हैं। ये देखना एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो यूएसए भी चाहेगा कि भाई ये हमारी साइड रहे, है ना। यूएसए कहेगा कि यार तू हमारी साइड रह ले, तेरा रेस्पेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट तो बहुत है पर आजा हमारी साइड। यूएसएसआर भी कहेगा भाई हमारी साइड आजा। कहेगा कि नहीं कहेगा? एक आदमी है जो नॉन अलाइन रह रहा है कि ना तेरे साथ आ रहा ना तेरे साथ आ रहा, तो दोनों चाहेंगे हमारे साथ आ जाए। तो यूएसए कहेगा मैं तेरे को टेक्नोलॉजी दे दूंगा, बोले दे दे, देखूंगा आ सकता हूँ कि नहीं। टेक्नोलॉजी दे दूंगा, तेरे को फूड एड दे दूंगा, तेरा मार्केट सिस्टम डेवलप कर दूंगा जिससे तेरे अंदर कैपिटलिज्म है। पर सोवियत है ना, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है दे जा, कोई दिक्कत नहीं। सोवियत कह रहा है कि भाई मैं तेरे पब्लिक सेक्टर यूनिट को डेवलपमेंट कर दूंगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, जिससे कि तेरे अंदर कम्युनिज्म बना रहा है। ये सोच रहा है इसके अंदर कैपिटल कम्युनिज्म। हम दोनों से ले रहे हैं, तू भी दे जा तू भी दे जा। हमने दोनों से, किसी से लड़ाई नहीं करी इसके अंदर। ये रियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, समझ में आ रहा है कि हम नॉन अलाइंड है। थ्रू नॉन अलाइनमेंट बाय नॉट टाइंग टू एनी ब्लॉक इनेबल इंडिया टू डेवलप इकोनॉमिक टाइज विद द कंट्रीज ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ से हमने मस्त ले रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर से इंडिया मिल रहा है, इंडिया को कैपिटल, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, फूड एड, वाइल सोवियत यूनियन कह रहा है कि चलो तुम्हारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट मैं कर देता हूँ, एड दे दूंगा तुमको, पैसा दे दूंगा, डेवलपमेंट कर लूंगा। कर लो भाई, आओगे क्या? नहीं आएंगे नहीं, सोचेंगे फिर देखेंगे, चलो करो अभी तो करो, अभी तो काम पे लगो। तो भारत गेम खेल गया इसके अंदर, ये समझो। जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं कि हमेशा आइडियलिस्टिक थे, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने ना अपनाया, ठीक है। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक रीजन ये भी था कि हम क्यों पॉलिसीज के क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि यूएसए जैसा नेशन है, इसके अंदर अभी भी रेसिज्म चल रहा था उस वक्त भी। यूएसएसआर की पॉलिसी कम्युनिज्म हमें समझ ही नहीं आती भाई। कम्युनिज्म किसी को आज तक किसी को समझ में ही नहीं आई। मार्क्स बोल कर गए, पता नहीं उनको भी समझ में आई कि नहीं आई। आज तक कभी हुआ तो नहीं कम्युनिज्म के अंदर, ठीक है। बताएंगे अभी बताते हैं कम्युनिज्म। तो यहां तक आप इसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो कि ये क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या था ये मैंने आपको समझाया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है बच्चों, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी मैं तुमको एक बार कम्युनिज्म और सोशलिज्म, दो टर्म्स है ना, इनके बीच में अंतर बताता हूँ जल्दी। देखो सोशलिज्म जो है ना, दैट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज। लास्ट में लाना तो कम्युनिज्म ही है, सोशलिज्म वाला भी कम्युनिज्म ही जाएगा लास्ट में, ठीक है, दोनों आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म के अंदर स्टेट जो होगा ना वो पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी। मान लीजिए बहुत अमीर लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जाता, कैपिटलिज्म चल रहा था मान लो। सोशलिज्म आया जिससे स्टेट ने सारे के सारे रिसोर्सेज अपने पास कर लिए। सब कुछ का क्या कर दिया स्टेट ने? सब कुछ का अपने पास ले लिया, सब कुछ रिसोर्सेज अपने पास ले लिया, ठीक है। सब कुछ अपने पास ले लिया, सबको पब्लिक रिसोर्सेज बना दिया। अब स्टेट क्या कर रही है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है, गरीबों में लैंड बांट रही है, दैट इज सोशलिज्म, ठीक है। क्या अमीरों की लैंड लेके गरीबों के अंदर बांट रही है सारी रिसोर्सेज, क्योंकि स्टेट के पास है। जैसे जिसको हम बोलते हैं ना कि लैंड रिफॉर्म्स, हमारी कंट्री में भी हुआ था लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, ये सब चीजें क्या है? सोशलिज्म का टेंडेंसी। अब सोशलिज्म एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये सब चीजें करेंगे, स्टेट पावरफुल है और स्टेट क्या करेगा? इस तरह से बांटता रहेगा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं जिससे और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, ठीक है। कि जब यूएसएसआर का टाइम था ना, तो यूएसएसआर के टाइम पर जो टेनिस प्लेयर्स थे, है ना, इससे थोड़ा क्लियरिटी आ रही थी। टेनिस प्लेयर्स थे ना, वो सब छोड़ छोड़ कर जा रहे थे
कहां पर जाए तो यूएसए के अंदर। क्यों भाई? सर पता है क्या होता था इनके साथ? टेनिस प्लेयर, मान लीजिए एक टेनिस प्लेयर है बहुत खतरनाक, उसने टेनिस के अंदर बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित करा, इसको ये 5 लाख का बड़ा सारा चेक मिला, ठीक है? तो ये चेक कायदे से तो इसका अकाउंट में जाना चाहिए, पर ये चेक इसका अकाउंट में नहीं जाता। ये चेक जाता था यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जा रहा है। 5 लाख का चेक इसको मिला था, किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया। ये बोला भाई मेरा मैरिड टैलेंट, बोला मैरिड टैलेंट छोड़, तू तेरे जितनी नीड होगी ना उतनी देंगे, तेरे को 1 लाख रुपए देंगे, बाकी का 4 लाख रुपए गरीबों में बांट देंगे। ऐसा होता था। सारे टेनिस प्लेयर छोड़ छोड़ के आप देखेंगे, जब यूएसएसआर के अंदर सोशलिज्म ज्यादा था स्टालिन के टाइम पर, तो यूएसए के अंदर जा रहे थे। तो ये जो था सोशलिज्म, ये इसके अंदर स्टेट जो है पूरा कंट्रोल करेगा रिसोर्सेज को और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगा। लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएगा, लैंड सीलिंग एक्ट्स लगाएगा कि भाई 40 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रखनी है तुम्हें। मान लो किसी के पास 100 बीघा जमीन है तो 40 रख ले बस, और बाकी का 60 जो है वो स्टेट को दे दे, स्टेट गरीबों को लैंडलेस के अंदर बांट दे। ऐसा है। और ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि जिससे कि इक्वलिटी मेंटेन हो, कि समाज के अंदर जो गरीब है वो और अमीर जो है वो इक्वल हो जाए। और एक बार ये मान लीजिए इक्वल हो गए ना, अमीर और गरीब इक्वल हो गए, सोशलिज्म के अंदर डिक्टेटरशिप चली थोड़ी सी, और डिक्टेटरशिप के अंदर से रिसोर्सेज का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो यहां पर क्या अब जब ये इक्वल हो गए तो क्या अब स्टेट की जरूरत है क्या? नहीं, अब स्टेट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वल कर दिया सबको। और एक तरह से कम्युनिज्म आ जाएगा, कम्युनिज्म, स्टेटलेस सोसाइटी, ये कम्युनिज्म है, फाइनल स्टेज ऑफ सोशलिज्म। कम्युनिज्म आ जाएगा, स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी, मतलब स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, अब सब लोग का सब कुछ है, कम्यून के फॉर्म में लोग रह रहे हैं, ठीक है? कोई भी क्लास सिस्टम नहीं, क्लासलेस सोसाइटी कम्युनिज्म मतलब। स्टेटलेस सोसाइटी, कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, कोई रिच पुअर की क्लास नहीं। दैट इज नोन एज व्हाट? कम्युनिज्म। बड़ा ही आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मार्क्स इसको पॉपुलराइज करके गए हैं, पर मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म तक आ गए थे, सोशलिज्म ले आए थे वो मार्क्स के टाइम पर, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आ गया था, पर सोशलिज्म से कम्युनिज्म आज तक आया नहीं। हम कहते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, पर कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या है कि हेडिंग टुवर्ड द कम्युनिज्म, नॉट कम्युनिज्म आ गया उसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि स्टेट की डिक्टेटरशिप है, वो कम्युनिज्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा है कहने की बात है। तो सोशलिज्म में स्टेट इज देयर, कम्युनिज्म में अंदर एक ऐसी स्टेट आ गई जहां पे स्टेटलेस सोसाइटी। ये समझ में आता है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नेहा शाह, इज दिस क्लियर? सतरूपा, क्लियर है? रिपीट करूं? कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा जहां पर, यहां पर तो स्टेट था, स्टेट कंट्रोल करके रहा था, पर जब इक्वल हो गए, सब कुछ इक्वल हो गया कि गरीब और अमीर सब इक्वल हो गया, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे स्टेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। शत्रुपा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्टेटलेस सोसाइटी आ गई। उज्जवल गांधी की, उज्जवल है कि उज्ज्वला, एक उज्ज्वला गांधी का कॉन्सेप्ट जो है स्टेट का वो डिफरेंट है, ठीक है? दैट इज नॉट कम्युनिज्म। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे चलकर। तो यहां पर क्या होगा, एक स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी जहां पर, अब देखो यहां पर कैसे लोग रहेंगे फिर, यहां पर हर कोई इक्वल हो गया, जैसे एंशिएंट मैन रहता था ना कि हर कोई इक्वल हो गया, कोई क्लास सिस्टम नहीं। पहले तो था कि, पहले तो क्या था, पहले ऐसे सिस्टम था, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, अब सब इक्वल हो गए, अब क्लासलेस सिस्टम हो गया इस तरह का कम्युनिज्म के अंदर। क्लासलेस, कोई क्लास ही नहीं। पहले मार्क्स ऐसे बोलता था कि भाई अगर क्लास होती है तो वन क्लास ट्राई टू सुपर इम्पोज ऑन अनदर क्लास, पर अब कोई क्लास ही नहीं रही, क्लासलेस सिस्टम, क्लासलेस सिस्टम। तो क्लासलेस सिस्टम है तो स्टेट को भी जरूरत नहीं है, स्टेट की भी जरूरत है, तो स्टेटलेस सोसाइटी। और एक बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कभी अचीव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग बाग सोशलिज्म तो पहुंचे, स्टालिन बने बड़े, पर अपनी पावर को इन्होंने करा ही नहीं, डिनाउंस ही नहीं करा, स्टेटलेस बनाया ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्सट्रीम सोशलिज्म नहीं, सोशलिज्म इज जस्ट ए इंटरमीडिएट स्टेज,
दैट फाइनली लीड्स टुवर्ड द कम्युनिज्म। ऐसा कौन बोल के गए? मार्क्स बोल के गए। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कम्युनिज्म 100% कम्युनिज्म कहीं पर आ गया हो, कि लोग कम्युनिज्म में रह रहे हैं, किसी का कुछ नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोच कर देखो, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, कोई क्लास सिस्टम नहीं है। ठीक है। उज्ज्वला इज सेइंग सर गांधी और मार्क्स के बीच में कुछ डिफरेंट है ना। एक तो मार्क्स है, वो मार्क्स नहीं, मार्क्स है, मार्क्स मार्क्स नहीं है, राइट? ये नहीं है, ये तो मैं दूंगा तुमको जब तुम आंसर राइटिंग करोगे, मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स और गांधी के बीच में क्या कॉन्सेप्ट होता है उज्ज्वला? अभी अपन जब एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे ना, अभी फिलोसफर्स जब मार्क्स भी पढ़ेंगे, गांधी भी पढ़ेंगे, राइट? और दैट विल लीड्स टुवर्ड्स अ वेरी वेरी क्लियर अप्रोच। ठीक है, उसके अंदर पूरा क्लियर अप्रोच आपका है। ठीक है, अभी यहाँ पर मार्क्स पढ़ाऊंगा मैं तुमको 2 दिन के अंदर, गांधी पढ़ाऊंगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, तब जाकर वो चीजें समझ में आती है। इतना इजी नहीं है कि एक लाइन में मैं इसको ना बता सकता हूँ। ठीक है, तो तुम तो एथिक्स की स्टूडेंट हो, तो एथिक्स के अंदर पढ़ लेंगे वो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म, सबको क्लियर है। सोशलिज्म को एक तरह से एक इंटरमीडिएट स्टेज माना है कि भाई ये जो अचीव तो करना है हमको कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म के बाद जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से मार्क्स, एक काम करूंगा मैं, जब ये मार्क्स पढ़ाऊंगा ना, तो सबको वो वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, सब देख लेना, तो आपको ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में जो है वो अंतर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर। सर हाँ सर, एक जैनिज्म से एक क्वेश्चन पूछना था, जरा सा पूछ ले। हाँ पूछो। सर वो जो आपने बताया था, जैसे क्या होता है जब हम लोग कर्म करते हैं, तो जो 4 पार्टिकल होते हैं, क्रोध, लोभ एंड वोट वाले, तो वो हमारे जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं हमारे इस पे कर्म पर अटैच हो जाते हैं, और जो कर्मिक मैटर होता है कर्म पुद्गला, ये हाँ। हाँ ये फ्लो करता है, हमारी सोल से अटैच हो जाता है। तो जब जो पार्टिकल हमारे, जैसे क्रोध में हमने कोई काम किया और वो हमारे कार्मिक कर्म पर अटैच हो गया, और दैट इज ये घटिया कर्म, कर्म है ना। हाँ हाँ, तो जब ये कर्म हमारा फ्लो करता है, इसको आश्रव बोलते हैं। ये आपने बताया था, फ्लो ऑफ कार्मिक मैटर टुवर्ड्स द सोल। और जब ये कर्म अटैच, मतलब जब फ्लो हो रहा है, तो उसको आश्रव बोलते हैं, और जब ये पूरा स्टिक हो जाते हैं सोल पे, तो उसको बद्ध बोलते हैं ना। बस ये पूछना था। हाँ, बद्ध बोलते हैं। सोल बद्ध हो गया। हाँ, ओके सर, ओके, ठीक थैंक है, यू। किसी को समझ में नहीं आया तो रहने देना है। फिलोसफी का कुछ क्वेश्चन पूछा है उसने, है ना? ये हमारे और सर ये क्या था? कुछ और था, ये कुछ अलग था ये, राइट? फिलोसफी का एक जैनिज्म का कॉन्सेप्ट पूछा है, वो ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ मत पूछा करो इंटरनेशनल रिलेशन क्लास में, फिलोसफी ऑप्शनल है उसका। ठीक है, तो वो ये है कि जैन की फिलोसफी में पूछ रहा है कुछ। ओके ओके सर। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, डोंट वरी अबाउट दिस वन। एक फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है ना, पर्सनली फोन करके पूछ लिया करो उज्जवल। ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, क्या था क्या, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, फिलोसफी थोड़ा पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर सर लिसनिंग सो काइंडली। यस सर, यस यस, पीडीएफ इसका, एक्सप्रेस का पीडीएफ। ओके ओके, एक्सप्रेस का पीडीएफ दे देते हैं, अभी दे देते हैं। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू सो मच।